जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं परफेक्शन आईएएस मॉक टेस्ट नंबर 7 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये होगा हमारा मॉक टेस्ट नंबर 7 बीपीएससी 71st प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूँ मैं अपने बारे में कि मैंने जो है 68 बीपीएससी, 69 बीपीएससी और 70 बीपीएससी के प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया था, और वो भी जनरल कैटेगरी से। तो आप अगर आपको किसी भी टाइप का, किसी भी प्रकार का आपको डाउट या फिर कोई भी आपको लगता है कि आपसे कुछ पूछना चाहिए, तो आप हमें हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको दो जगह दिया हुआ है। एक तो आपका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है और दूसरा आपका कमेंट सेक्शन में भी आपको दिया गया है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का ज़रूरत पड़ता है कि क्या बुक लिस्ट होगा या फिर किसी भी बीपीएससी 71st के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, प्रीलिम्स से रिलेटेड हो, मेंस से रिलेटेड हो, तो आप हमसे फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, उसका लिंक उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, फर्स्ट क्वेश्चन हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखेंगे, और ये जो है आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली वाई आर सेल्स कंसीडर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कंसेप्चुअली पूछ रहा है कि सेल जो है क्यों कंसीडर होते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी वैचारिक रूप से कोशिकाओं के जीवन की मौलिक इकाई क्यों माना जाता है। कोशिकाओं को मौलिक इकाई जो है जीवन की, वो क्यों माना जाता है, उसका पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिकॉज ऑल लिविंग प्रोसेसेस ऑकर एट द सेलुलर लेवल। जितने भी लिविंग प्रोसेसेस होते हैं वो किस लेवल पे होते हैं, तो एक सेलुलर लेवल पे होते हैं, क्योंकि सभी जीवित की प्रक्रियाएं जो है कोशिका के स्तर पे होती हैं। इसलिए जो है आपका कोशिकाओं को जीवन का मौलिक इकाई माना जाता है, यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मानते हैं। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट याद रखिए, सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन वाई राइबोसोम आर एसेंशियल फॉर सेल फंक्शन। यानी सेल के फंक्शनिंग के लिए राइबोसोम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एसेंशियल है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्पष्ट करता है कि राइबोसोम किसी कोशिका के कार्य के लिए आवश्यक क्यों है। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन सा ऑप्शन स्पष्ट करता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्योंकि राइबोसोम क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर फंक्शन। जो भी आपका सेलुलर फंक्शन होता है उसके लिए जो आपका रिक्वायरमेंट होता है वो आपका प्रोटीन को सिंथेसाइज करके करता है। वे कोशिकीय कार्य के लिए आवश्यक प्रोटीन को संश्लेषित करते हैं। तो किसको संश्लेषित करता है, तो प्रोटीन को संश्लेषित करता है, जो भी कोशिकाएं के काम होते हैं, फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, याद रखिएगा, राइबोसोम जो आपका प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, प्रोटीन की फैक्ट्री माना जाता है, किसको, राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेलुलर सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सही है। तो यहाँ पे पहला देखेंगे, पहला है आपका ऑप्शन कि ऑल, यानी कह रहा है कोशिका सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी जीवित जीव जो है कोशिकाओं से बने होते हैं। तो पहला तो सिंपल स्टेटमेंट सही है कि पहला सारे जो है सेल जो है, सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने होते हैं। सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। जो पहले कोशिका रह चुकी हैं उनसे ही क्या होता है, आपकी नई कोशिका बनती है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। तीसरा है ऑल सेल हैव न्यूक्लियस। सभी सेल के पास न्यूक्लियस होता है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। ऑल आगे एक्सट्रीम हो जाएगा। तो सभी कोशिका जो है एक न्यूक्लियस होता है, सभी कोशिका में न्यूक्लियस होता है। तो ये आपका गलत है, कि सभी में नहीं होता है, किसी किसी में होता है। और याद रखिएगा यहाँ पे जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है कुछ ना कुछ चीज़ से सेल से बने होते हैं सारी चीज़। ये तो आपको नॉर्मल जो बेसिक जो एजुकेशन है उससे आप यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। ये नहीं कीजिएगा कि यहाँ भी ऑल है, यहाँ भी इसको भी गलत लगा दीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि सभी ऑर्गेनिज्म जो आपका किससे बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं, ये तो सही है। लेकिन सभी के पास सेल हो ना हो, ये आपका गलत होता है। तो ये आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओनली 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ओनली 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कर रहा है कि विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, एड्रिनल मेडुला के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका एड्रेलिन हो जाएगा। एड्रिनल कौन करेगा, एड्रेलिन करेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा। यह एड्रेलिन हार्मोन जो होता है आपका, क्या किस टाइप का हार्मोन होता है,
फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं इसको, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन को। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रिनल मॉडुला जो आपका एड्रेनलिन यहाँ पे करता है, एड्रेनलिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, रिगार्डिंग प्रोकैरियोटिक सेल कंसीडर द फॉलोइंग, यानी कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए कौन सा यहाँ पे कथन है, पहला देखते हैं। पहला आपका दे लेक ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, लैक करता है। तो ये आपका पहला सही है कि प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, सही है कि इनमें स्पष्ट रूप से परिभाषित न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है, ये वाला सही हो जाएगा। दूसरा है द कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, इनमें जो है झिल्लीबद्ध ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो ये आपका गलत दे रखा है कि इनमें जो है आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। और तीसरा जो है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है, तो बैक्टीरिया जो है एग्जाम्पल है किसके, प्रोकैरियोटिक थे, तो ये हमारा 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 3 आपका सही है, 5 का आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते हैं। जब यहाँ पे आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा नहीं तो वहाँ पे ऑर्गेनेली क्या करेगा, ऑर्गेनेली मतलब हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वहाँ पे लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेटस, ये सब मिलकर ऑर्गेनेली कहलाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में इस टाइप की चीज़ नहीं होता है, वहाँ पे ऑर्गेनेली नहीं होते हैं। ऑर्गेनेली कहाँ पे होते हैं, तो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, ना कि प्रोकैरियोटिक में। याद रखिएगा, आई थिंक आपको ये अब आगे होगा कि पहला और तीसरा आपका सही है, तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई डू प्लांट सेल हैव ए सेल वॉल एंड एनिमल सेल डू नॉट, यानी कह रहा है कि पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है जबकि पशु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है पूछ रहा है, तो क्यों नहीं होती, क्योंकि प्लांट सेल क्या होता है, रिक्वायर एडिशनल रिजिडिटी फॉर सपोर्ट, प्लांट सेल को सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा रिजिडिटी, प्लांट सेल के पास एडिशनल प्लांट सेल को सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा रिजिडिटी की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा रिजिडिटी यानी पौधे की कोशिकाओं के सहारे के लिए अतिरिक्त कठोरता की आवश्यक होती है, इसलिए जो है प्लांट सेल में क्या होता है आपका सेल वॉल होता है, न कि एनिमल सेल में होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेमी परमिएबल बिकॉज, सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं आपका उनको कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज कोशिका झिल्ली को अर्ध परागम्य यानी सेमी परमिएबल क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है यहाँ पे, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अलाउ करता है कुछ सब्सटेंस को इन एंड ब्लॉक अदर्स, इसलिए कहता है कि सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब आधा यानी कुछ को पास करने देगा, कुछ को ब्लॉक कर देगा। ये कह रहा है कि बिकॉज इट अलाउ सम सब्सटेंस इन एंड सम ब्लॉक अदर्स, यानी कुछ सब्सटेंस को इन करेगा बाकी को ब्लॉक कर देगा, यानी कह रहा है कि यह कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है और अन्य को रोक देता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच, इनमें से कौन सा जो है आपका पेयर गलत सुमेलित है, मिसमैच है। तो देखते हैं यहाँ पे जो पहला आपका है ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, सही बात है, तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। दूसरा है न्यूक्लियस हेरिडिटी को बताता है, तो सही बात है कि न्यूक्लियस जो आपका अनुवांशिकता को दर्शाता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ऊपर हम लोगों ने देखा है कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है और इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल डिवीजन नहीं करता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका सेल डिवीजन नहीं करता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, तो सेल डिवीजन ये आपका नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट है रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में बताना है कौन सा यहाँ पे विकल्प सही है, विच आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। पहला देखेंगे, दे आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, वे किस टाइप के, वे दोहरी झिल्ली वाले ऑर्गेनेल्स हैं, सही बात है, उनके पास डबल लेयर होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। दे हैव देयर ऑन डीएनए, उनके पास अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए होता है, याद रखिएगा, उनके पास अपना डीएनए होता है। और वे परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस, वे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते हैं। तीसरा वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पे वे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा है, ऑलरेडी राइबोसोम है, तो राइबोसोम है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, तो तीसरा गलत हो गया। तीसरा जब गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, एक ही ऑप्शन बचता है 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आप इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका बस देखिए,
नेक्स्ट है आपका विथ रिगार्ड टू द न्यूक्लियस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी न्यूक्लियस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा कथन है। यहाँ पे पहला है न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी न्यूक्लियस किससे घिरा हुआ है, तो आपका न्यूक्लियस इन्वेलप से घिरा हुआ है, तो ये एक नाभिकीय झिल्ली से घिरा हुआ है, सही बात है। दूसरा है इट कंट्रोल्स न्यूक्लियर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लियस किसको कंट्रोल करता है, तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो भी आपका सेल में मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसको वो कंट्रोल करता है, सही बात है। वो आपका सेंट्रल में रहता है न्यूक्लियस, तो वो आपका सारी चीज़ को कंट्रोल करता है। तो यह कोशिका के चयापचय को नियंत्रित करता है, सही है। तीसरा है इट इज एब्सेंट इन मैच्योर रेड ब्लड सेल इन ह्यूमन्स, यानी ह्यूमन के आरबीसी में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। या मनुष्य के परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होता है, अनुपस्थित होता है आपका, ये भी आपका सही है। तो तीनों का स्टेटमेंट क्या आपका, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। याद रखिए न्यूक्लियस जो आपका आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, 10 का डी। नेक्स्ट है वाई वॉज मेंडल्स वर्क नॉट रिकॉग्नाइज इनिशियली, मेंडल के वर्क को, काम को शुरुआती में रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया था, मेंडल के कार्य को प्रारंभ में मान्यता क्यों नहीं मिला था। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है आपका बिकॉज इट वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम एंड इग्नोर्ड बाय द बॉटनिस्ट, यानी उसका जो काम था उसके समय से बहुत आगे का था, इसलिए जो है बॉटनिस्ट के द्वारा इग्नोर कर दिया गया था। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, ये अपने समय से आगे था और वनस्पति शास्त्र द्वारा उपेक्षित किया गया था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मान के चलिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 12 है आपका विथ रेफरेंस टू द जीन एंड डीएनए कंसीडर, यानी जीन और डीएनए के संदर्भ में विचार करना है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पे जीन्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन किसके सेगमेंट होते हैं, डीएनए के सेगमेंट होते हैं। जीन जो होते हैं डीएनए के खंड होते हैं, पहला तो सही है। दूसरा डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है कि डीएनए जो है आपका न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 भी सही है। और जीन क्या है, ट्रेड्स को डिटरमाइन करता है, जीन को जो है आपका ट्रेड्स को डिटरमाइन करता है, तो ये भी आपका सही है कि जीन जो है आपका जीन ही ट्रेड्स को निर्धारित करता है। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू, 12 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर इन ए सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ मटेरियल, यानी सेल में कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, पैकेजिंग के लिए और सिक्रीशन ऑफ मटेरियल के सिक्रीशन के लिए, यानी कोशिका में कौन सी संरचना पदार्थों के पैकेजिंग और स्राव के लिए जिम्मेदार होती है। तो कौन सा इनमें से होता है, तो ये होता है आपका गोल्जी अपैरेटस हो जाएगा, गोल्जी अपैरेटस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसलिए इसको जो हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रैफिक कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारे सेल का ट्रैफिक कंट्रोलर कौन है, गोल्जी अपैरेटस, क्योंकि ये पैकेजिंग के लिए भी काम करता है और बाहर भी आपका स्राविंग के लिए भी काम करता है, स्राव करता है यानी बाहर निकालता है, मतलब सिक्रीट करता है इसको, तो इसलिए हम इसको ट्रैफिक कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल और गोल्जी अपैरेटस को हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। नेक्स्ट है हु डेवलप द फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के लिए पहला वैक्सीन किसने डेवलप किया था, यानी चेचक के लिए पहला टीका किसने विकसित किया था, तो ये जो है कौन थे, ये आपके एडवर्ड जीनर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जीनर ने चेचक के लिए पहला टीका यहाँ पे खोजा था, याद रखना है। ठीक है, एडवर्ड जीनर जो आपका पहला टीका खोजा था चेचक के लिए। आप मेरे को ये नाम बहुत काफ़ी फेमस होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये किस चीज़ के लिए था, आप मेरे को इसका बताइएगा। अलेक्जेंडर, क्योंकि सबको तो पता है कि एडवर्ड जीनर ने चेचक का खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो आपका, इनका बताइए आप, अगर आपको पता होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसके लिए फेमस है, मैं उसको यहाँ पे लाइक बटन दूंगा आपको, अगर आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है, रॉबर्ट कॉच किसके लिए, कॉलरा के लिए। और लुइस पास्चर जो आपका पास्चराइजेशन टेक्निक जो है इन्होंने बताया था, और भी रैबिज के लिए भी आपका लुइस पास्चर यहाँ पे होते हैं। रॉबर्ट कॉच, कॉलरा और लुइस पास्चर आपका रैबिज के लिए। आप मेरे को इजी क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसके लिए फेमस है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअली एंटीबायोटिक्स आर इन्फेक्टिव अगेंस्ट वायरस बिकॉज, वैचारिक रूप से एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ प्रभावी क्यों नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वायरस जो होता है, वायरस जो है लैक मेटाबॉलिक मशीनरी टारगेटेड बाय एंटीबायोटिक्स, जो वायरस के पास जो है मेटाबॉलिक जो होता है नहीं होता है, जिससे जो है जो है एंटीबायोटिक टारगेट करते हैं। वायरस में वह चयापचय तंत्र नहीं होता है जिसे एंटीबायोटिक्स लक्षित करते हैं या टारगेट करते हैं, तो वो नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस वजह से एंटीबायोटिक जो होता है वायरस के अगेंस्ट में क्या होता है, इनफेक्टिव हो जाता है, इनइफेक्टिव होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताना है यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और बताना है कौन सा यहाँ पे आपका करेक्टली मैच पूछ रहा है, करेक्ट यानी कौन सा सही है पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो आपका बैक्टीरिया जो है दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक है, ये आपको पता होगा ऑलरेडी, हमने ऊपर पढ़ा था वे क्या है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं। दूसरा सम बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल, सही बात है, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, लाभकारी होते हैं, सिंपल है, कह रहा है। ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल, जब यहाँ पे ऊपर दे रखा है कि सम बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं तो नीचे तो ये गलत हो गया, ये वाला तो गलत हो जाएगा। तो जब तीसरा हमारा गलत हो जाएगा तो ये हमारा ये गया और ये गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि आपका 1 और 2 हो जाएगा, आपका 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑल ये वाला आपका गलत हो जाएगा, बाकी 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वायरस इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो वायरस के लिए इनकरेक्ट है, वायरस के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है या फिर गलत है बताना है। तो यहाँ पे पहला जो आपका दे कैन रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, वे जो है अपने आप रिप्रोड्यूस करते हैं, नहीं ये आपका गलत है। ये आपका वायरस जो आपका होस्ट सेल में डेवलप करते हैं, ठीक है, होस्ट सेल में डेवलप करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे पहला जो है गलत हो जाएगा। दूसरा है रिक्वायर्ड ए होस्ट टू रेप्लिकेट करने के लिए उनको होस्ट की जरूरत पड़ती है, यानी उनके प्रतिकृति के लिए होस्ट की आवश्यकता होती है, सही है। और दे कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन कोड, उनको जो है क्या होते हैं, उनके पास तो जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन कोटिंग होता है, तो वे आनुवांशिक पदार्थ और प्रोटीन कोड से बने होते हैं। और दे कैन इन्फेक्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो इन्फेक्ट कर सकते हैं, वे सभी जीवित जीवों को संक्रमित कर सकते हैं। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला वाला आपका गलत है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है क्या, क्वेश्चन 18 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में है। तो पहला देखेंगे इट ऑकर इन ग्रीन प्लांट्स एंड अलगे, ये किस में होता है, ग्रीन प्लांट्स में होता है और अलगे में होता है। तो पहला तो सही है कि यह हरे पौधे और शैवाल में होता है, पहला सही हो गया, पहला हमारा सही है। दूसरा है हमारा इट रिक्वायर्ड सनलाइट, इसके लिए सनलाइट चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए और यहाँ पे वाटर चाहिए। तो याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे जो है आपका 2 के जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आप जो है ये CO नहीं है, ये CO2 है। अगर यहाँ पे CO रहेगा तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लगता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लगता है और यहाँ पे 2 के जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, इट रिक्वायर्ड सनलाइट CO2 एंड वाटर, ये भी सही है कि ये आपका CO2 होता है, पानी होता है और आपका प्रकाश होता है, ये भी सही है। तीसरा है इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। ये पता होगा कि आपका क्लोरोप्लास्ट में आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में तो आप बनता है आपका खाना। तो यहाँ पे 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 देखते हैं यहाँ पे विच प्लांट पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान में सनलाइट को ट्रैप करने वाला वो पिगमेंट कौन सा है। यहाँ पे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश को पकड़ने के लिए कौन सा पौधे का पिगमेंट उत्तरदायी होता है। तो कौन सा पिगमेंट उत्तरदायी होता है, तो ये होता है आपका क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। याद रखिए क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, याद रखना है कि एलिमेंट जो होता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है, मेटल होता है, तो मैग्नीशियम वहाँ पे होता है। क्लोरोफिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंथोसाइनिन क्या बताता है, कलर बताता है, एंथोसाइनिन कलर बताता है और कैरोटीन भी आपका कलर ही बताता है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉल्यूशन, प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पॉल्यूशन के बारे में है। पहला देखेंगे यहाँ पे, पहला करेंगे एयर पोल्यूशन कैन कॉज रिस्पायरेटरी इशू, एयर पोल्यूशन से कौन सा प्रॉब्लम होता है, रिस्पायरेटरी इशू होता है, ये तो आपका सिंपल सही है। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधित समस्याएं होती है, पहला सही है। दूसरा है वाटर पोल्यूशन में लीड टू वाटर बॉर्न डिजीज, सिंपल क्वेश्चन है, जल प्रदूषण से जल जनित बीमारियां हो सकती है, जल जनित बीमारियां कौन सी, कोलरा, टाइफाइड, ये सब एग्जाम्पल हो गया। और नॉइज पॉल्यूशन इन्हांस कम्युनिकेशन, नॉइज पॉल्यूशन कैसे इन्हांस करेगा कम्युनिकेशन को, ये तो आपका गलत हो जाएगा। नॉइज पॉल्यूशन होगा तो वो आपको कम्युनिकेशन को में बाधा डालेगा, न कि उसको इन्हांस करेगा, बढ़ाता थोड़ी है कम्युनिकेशन को। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। जब तीसरा गलत हो गया तो ये गया, एक ही ऑप्शन बचता है जो कि आपका 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2।
तो यहाँ पे क्या होगा, एयर पोल्यूशन से रिस्पायरेटरी इशू होता है, वाटर पोल्यूशन से वाटर बॉर्न डिजीज होता है, और नॉइज पोल्यूशन से कम्युनिकेशन होता है खराब होता है। ठीक है, इन्हेंस नहीं होता है, खराब होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। द डिजीज क्वासियोरकर इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ क्वासियोरकर जो होता है किसकी डिफिशियंसी से होता है? क्वासियोरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जाहिर सी बात है क्वासियोरकर और मरासमस दो ऐसे डिजीज हैं जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। क्वासियोरकर और मरासमस जो डिजीज है आपका प्रोटीन के डिफिशियंसी से होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से बेरी रोग नहीं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ना कि बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, स्कर्वी होता है आपका विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है 22 नंबर देखें। विथ रिस्पेक्ट टू एनिमल टिश्यू कंसीडर, यानी पशु उत्तकों के संदर्भ में बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा इनमें से सही है। पहला देखेंगे, एनिमल का जो है कार्डियक मसल और इनवॉलेंट्री। कार्डियक मसल कैसा होता है? इनवॉलेंट्री होता है, यानी कार्डियक मांसपेशियाँ अनैच्छिक होती हैं। तो ये तो सही है बात कि वो आपका इनवॉलेंट्री होता है। और ये किससे होता है? आपका मेडुला इनवॉलेंट्री एक्शन कहाँ से होता है? मेडुला ऑब्लंगोटा से होता है, या पता है ना। तो कार्डियक मतलब हो गया दिल की जो मसल होते हैं वो आपका इनवॉलेंट्री होता है। सही बात है, हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता है, अनैच्छिक होती हैं। तो पहला आपका सही हो गया। दूसरा है आपका लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन। लिगामेंट, देखिए लिगामेंट जो होता है हड्डी को हड्डी जोड़ता है। कैसे याद रखेंगे? याद रखिए, बीबी हो गई लाल, लाल से एल से लिगामेंट, यहाँ पे बी से बी टू बी बोन टू बोन। ठीक है, बीबी हो गई लाल से हो गया आपका, एल से हो गया आपका लिगामेंट, अब बी से भी बोन टू बोन। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे लिगामेंट किसको कनेक्ट करेगा? बोन टू बोन को करेगा। पहला दूसरा सही हो गया। तीसरा है लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तीसरा है आपका एपिथेलियल उत्तक जो है तंत्रिका आवेगों को संचार करते हैं, यानी एपिथेलियल टिश्यू जो है कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को। तो ये आपका गलत है, एपिथेलियल टिश्यू नहीं करते हैं, नर्व टिश्यू कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दूसरा आपका सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग यहाँ पे बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट है। डाइजेस्टिव एंजाइम और प्रोटीन। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं? आपका प्रोटीन होते हैं। तो ये आपका सही है कि डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं? एक तरह का प्रोटीन ही होता है। सही बात है, पहला सही हो गया। दूसरा है स्टोमक डाइजेशन इज एडेड बाय एचसीएल। स्टोमक में जो डाइजेशन होता है वो आपका किससे हेल्प होता है? एचसीएल के द्वारा होता है। ये भी सही है कि पेट में पाचन एचसीएल सहायक होता है पाचन के लिए। तीसरा है आपका द एसोफेगस सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। एसोफेगस जो है डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट नहीं करता है, ये आप गलत है। ग्रास नली जो है आपका पाचक एंजाइम स्रावित नहीं करता है, याद रखना है। ठीक है, ये आपका डाइजेस्टिव एंजाइम कौन लाता है? पैंक्रियाज लाता है। एसोफेगस कहाँ से लाएगा? तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि आपका जो एंजाइम जो पाचक एंजाइम है वो आपका किसका काम है? पैंक्रियाज का काम है। पैंक्रियाटिक जूस जिसको टोटल डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। कंसेप्चुअली व्हाई डज ब्लड सर्कुलेट कंटिन्यूअसली इन द बॉडी, यानी कंसेप्चुअली पूछ रहा है कि ब्लड जो है सर्कुलेट करता है कंटिन्यूअसली इन द बॉडी, क्यों? वैचारिक रूप से रक्त शरीर में निरंतर परिसंचरित होती है, क्यों होती है ऐसा? तो ऐसा क्यों होता है भाई? तो ऐसा इसलिए होता है कि टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, गैस एंड हार्मोन। किसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए? न्यूट्रिएंट का, गैस का और हार्मोन का, यानी पोषक तत्व, गैस और हार्मोन के परिवहन करने के लिए होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। रिगार्डिंग द सर्कुलेशन सिस्टम कंसीडर, यानी परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में विचार करना है, बताना है इनमें से। तो 25 का क्या हो जाएगा आपका? पहला देखेंगे जो आर्टरी होती है कैरिड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी जो है हार्ट से ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। आर्टरी याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे ये हार्ट है, मान के चलिए हार्ट है, ठीक है, और ये आर्टरी है, ये आपका वेन है। आर्टरी है, वेन है। आर्टरी हमेशा याद रखिएगा आपका प्योर ब्लड ले जाती है। अब प्योर ब्लड जो है प्योर ब्लड कहाँ से? आपको पता है लंग्स से हार्ट में आता है और हार्ट से पूरे शरीर में जाता है। तो प्योर ब्लड जब जाएगा तो पूरे शरीर में जाएगा, ये तो बाहर जाएगा। अब बाहर जाएगा इसका मतलब है कि अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाएगा। और वेन जो है क्या करता है? इम्प्योर ब्लड लाता है। तो इम्प्योर ब्लड जो है दिल के पास लाता है और ये फिर यहाँ पे हार्ट को, लंग्स को भेज देता है। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आर्टरी जो है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाती है। ध्वनियाँ हृदय से रक्त को दूर ले जाती है। वेन्स हैव थिन वॉल, वेन्स के पास थिन वॉल होता है। सिराओं के दीवार पतली होती है।
सीमाओं की दीवार जो है आपका क्या होती है, पतली होती है, ये भी सही है। और यहाँ पे कह रहा है कि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारी आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, सारी धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, आपका गलत है। जो ऑल आर्टरी ये वाला गलत है, ऑल वाला गलत है, क्योंकि कुछ एक ऐसी आर्टरी होती है यानी जिसको हम ऑर्टा कहते हैं, एओआरटी है, ये आपका लंग से इम्प्योर ब्लड लेता है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, ये इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करता है, तो यहाँ पे 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। सारे आर्टरीज यानी पल्मोनरी आर्टरी जो है आपका ऑर्टा कर रहा हूँ मैं, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है आपका उल्टा काम करते हैं। आर्टरी का जो ऑक्सीजन, देखिए आर्टरी जो है आपका ऑक्सीजन ले जाता है और वेन जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है और पल्मोनरी वेन जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। तो यहाँ पे ये उल्टा काम करता है। तो यहाँ पे ऑल वाला गलत हो गया, ये वाला, तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द एक्सक्रिएशन, यानी उत्सर्जन के संदर्भ में बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। पहला देखते हैं, किडनी हेल्प्स इन फिल्टरिंग ब्लड, किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, किडनी रक्त को छानने में मदद करता है, पहला सही है। दूसरा है स्वीट ग्लैंड आल्सो रिमूव वेस्ट, स्वेट जो है आपका ये भी आपका रिमूव करता है वेस्ट को, पसीना ग्रंथि भी अपशिष्ट को बाहर निकालती है, ये भी सही है। और एक्सक्रिएशन इंक्लूड इजेशन, एक्सक्रिएशन इंक्लूड इजेशन नहीं करता है, उत्सर्जन के मल त्याग शामिल नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो होता है आपका मल त्याग आपका डाइजेशन में होता है, ठीक है। जो इजेशन होता है डाइजेशन का पार्ट है, उत्सर्जन का पार्ट जो है पेशाब के थ्रू जो जाता है वो आपका किस में आता है, एक्सक्रीशन का पार्ट होता है, ठीक है, पेशाब के थ्रू जो जाता है, मल के थ्रू जाएगा आपका वहाँ पे, वो आपका डाइजेशन का पार्ट होगा, और पेशाब के थ्रू जाएगा वो आपका एक्सक्रीटरी यूनिट होता है। और एक्सक्रीशन किसकी वजह से होता है, किडनी की वजह से, किडनी बाहर निकालता है, तो यहाँ पे किडनी किसी का आता है, आपको पेशाब को लाता है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है रिगार्डिंग द नर्वस सिस्टम कंसीडर, तंत्रिका तंत्र के बारे में बताना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला देखते हैं, दो सेरेब्रम जो होता है कंट्रोल बैलेंस एंड पोस्चर, सेरेब्रम किसको कंट्रोल करता है, बैलेंस एंड पोस्चर करता है, सही बात है, याद कर लीजिएगा कि सेरेब्रम जो है आपका बैलेंस एंड पोस्चर को कंट्रोल करता है, याद रखना है। रिफ्लेक्स एक्शन इज रेगुलेटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नियंत्रित होता है, ये भी आपका सही है। आप इसको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो, क्योंकि ऐसा ही होता है। सिनेप्स जो होता है इज अ गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच का गैप को साइनेप्स नहीं कहते हैं, ठीक है, आपका गलत हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि द सेरेब्रम कंट्रोल्स बैलेंस, सेरेब्रम कर रहा हूँ, ये जो है आपका सेरेबेलम होता है, ठीक है, सेरेबेलम जो होता है वो कंट्रोल करता है बैलेंस एंड पोस्चर को। बाकी जो है दो न्यूरॉन के बीच में इसको गैप को सिनेप्स कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन को करता है। तो पहला वाला आपका गलत हो जाएगा, ये सेरेबेलम नहीं है, ये सेरेबेलम नहीं है, सेरेब्रम है। सेरेबेलम, ये जो सेरेबेलम होता है आपका वो करता है आपका पोस्चर एंड बैलेंस, ठीक है। सेरेब्रम जो है संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है, बस उसको स्वैप कर दिया गया है, सेरिबेलम को सेरेब्रम से स्वैप कर दिया गया है। तो बाकी आपका दूसरा तीसरा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो न्यूरॉन के बीच के गैप को सिनेप्स कहते हैं, और रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है, याद रखना है इन दोनों को। और सेरेबेलम करता है बैलेंस एंड पोस्चर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंसीडर, 28 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 28 का पहला देखेंगे यहाँ पे कौन सा इनमें से करेक्ट है पूछ रहा है। थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन, सिंपल है, थायराइड ग्लैंड है थायरोक्सिन, T40 हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन, सही बात है पहला। इंसुलिन रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज, इंसुलिन किसको रेगुलेट करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को करता है, ये भी आपका सही है कि इंसुलिन जो है आपका ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट किडनी फिल्टर, नहीं गलत है आपका। पिट्यूटरी ग्रंथि कैसे किडनी को नियंत्रित करेगा, किडनी को नियंत्रित करने वाले बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका कौन सा हो जाएगा, जो किडनी की जो आपका फिल्ट्रेशन यूनिट को क्या कहते हैं हम, नेफ्रॉन कहते हैं, तो नेफ्रॉन हो जाएगा, रेगुलेट करेगा किडनी फिल्ट्रेशन। चाहे बोमेंस कैप्सूल होता तो वहाँ पे हो जाता, लेकिन आप पिट्यूटरी ग्लैंड किसके लिए जिम्मेदार, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड किसके लिए होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन करता है, तो ये यहाँ पे ये तीसरा गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, आपको हाइपोथैलेमस करते हैं, इसलिए हम इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, हाइपोथैलेमस को। तो हमारा पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है कि कॉन्सेप्चुअली व्हाट इज द
की डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन कंट्रोल। तो बिटवीन नर्वस एंड इंडोक्राइन कंट्रोल कह रहा है कि तंत्रिका और अंतःस्रावी नियंत्रण के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है। तो मुख्य अंतर इसका क्या होता है, तो आपका स्पीड एज ए नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका जो है आपका संचार की गति और प्रकृति होती है। तो सिंपल सा इस टाइप का क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा, ठीक है, नो नीड। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द लंग्स, इनमें से फेफड़ों की सुरक्षा किस संरचना के द्वारा होती है, ये किसके द्वारा होती है, तो आपका 30 का रिबिकेज के द्वारा होता है। रिबिकेज ये जो चेस्ट के पास जो होता है आपका हमारा क्या होता है, रिबिकेज होता है। बहुत सारी यहाँ पे हड्डियाँ लगी रहती है, ऐसे भी यहाँ हड्डियाँ लगी रहती है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिबिकेज कहते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो कौन सा स्ट्रक्चर जो आपका प्रोटेक्ट करता है लंग्स को, और रिबिकेज इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिए जो लंग्स होता है वो किस कवर उसका कवर क्या कहलाता है, उसके कवर को हम प्ल्यूरा कहते हैं, ठीक है। लंग्स के कवरिंग को हम क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। और हार्ट के कवरिंग को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। लंग्स के कवर को प्लूरा और हार्ट के कवरिंग को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट है वाई आर इंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, यानी इंजाइम अपनी क्रिया में अत्यधिक विशिष्ट क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे देयर एक्टिव साइट फिट ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, यानी क्योंकि उनके सक्रिय स्थल केवल विशिष्ट सबस्ट्रेट को ही फिट करते हैं, इसी वजह से वो एक आपका हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन होते हैं। जिस काम के लिए जाएंगे वही काम करेंगे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई डज द ट्रैकिया हैव रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, तो ट्रैकिया में उपस्थित जो है वलय क्यों होते हैं, तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों होते हैं ट्रैकिया में, क्यों होते हैं, क्योंकि जो है आपका उसको प्रिवेंट करते हैं ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्स, ट्रैकिया को कोलैप्स करने से बचाता है, वो ट्रैकिया को गिरने से रोकता है, बचाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर देखेंगे, वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि वो जो है क्या निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, यानी कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और याद रखिए एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट हो जाएगा। और कितनी एटीपी निकालते हैं, 38 एटीपी एनर्जी वो रिलीज करते हैं एटीपी, ठीक है। नेक्स्ट है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास आपको बताएं कि अपना डीएनए होता है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट जो आपका विचार करना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछ रहा है, करेक्ट। पहला देखेंगे राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स एंड आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सही बात है। क्या है, कंपोज होते हैं, आरएनए का बने होते हैं और प्रोटीन का बने होते हैं, और वो क्या है, साइट से होते हैं जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यानी राइबोसोम वैसा जगह है जहाँ पे प्रोटीन क्या होता है, संश्लेषण होता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में के स्थल होते हैं, तो पहला सही हो गया। दूसरा है यूकैरियोटिक राइबोसोम और स्मॉलर देन द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, तो प्रो वाला तो पहले वाला हो गया, पहले में आपका ये सब कहाँ होता था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका दूसरा गलत है। यानी प्रोकैरियोटिक जो है आपका स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक में, तो पहला आपका सही हो जाएगा, ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला 34 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखेंगे, वाई डू वी फील टायर्ड आफ्टर विगरस फिजिकल एक्टिविटी, यानी तीव्र शारीरिक गतिविधि के बाद हमें थकान क्यों महसूस होता है। वाई डू वी फील टायर्ड आफ्टर विगरस, जब हम विगरस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें थकान महसूस होता है, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो वहाँ पे हमारा ऑक्सीजन लॉस होता है, और क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो है हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से हमें थकान महसूस होता है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है लैक्टिक एसिड बनने लगता है हमारे शरीर में, जिस वजह से हमारे क्रैम्प आने लगते हैं दौड़ के दौरान। आप देखोगे जब आप रनिंग करते होंगे, 1600 मीटर मारते होंगे, तो शुरुआत में मारेंगे तो क्या होगा, आपका क्रैम्प आता है पैर में, और वो क्रैम्प किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की कमी से आता है, और उसकी वजह से पैर में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे हमारे पैरों में क्रैम्प आ जाता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप रनिंग कर रहे हो तो आपको सांस ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर रेड ब्लड सेल बाई कॉन्केव इन शेप, यानी रेड ब्लड सेल का जो शेप होता है बाई कॉन्केव क्यों होता है। लाल रक्त कोशिकाओं
बाइकॉन्केव यानी द्विनतली आकार की क्यों होती है? तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये होता है आपका टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, यानी गैस के आदान प्रदान के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने हेतु जो होता है आपका, इसलिए आरबीसी किस फॉर्म में होता है, बाइकॉन्केव फॉर्म में होता है। याद रखिएगा बीपीएससी है तो यहाँ पे ये नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि आरबीसी किस फॉर्म में होता है, किस शेप में होता है, तो बाइकॉन्केव, ये याद कर लीजिएगा। क्यों होता है ये नहीं पूछेगा, ठीक है। आरबीसी जो आपकी होती है कैसी होती है, द्विनतली होती है, यानी बाइकॉन्केव नेचर की होती है, बस आपको ये याद रखना है। और आरबीसी को हम क्या कहते हैं, आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है। आरबीसी को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाई डज द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव विली, छोटी आंत में विली क्यों होती है? तो विली क्या काम करता है, तो विली जो होता है आपका क्या करता है, ये आपका इंक सरफेस एरिया बताता है, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है, उसको हम विली कहते हैं। अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्या होता है, विली जो होता है आपका छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाई इज मियोसिस एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस क्यों एसेंशियल है, जरूरी है? तो लैंगिक जनन के लिए मायोसिस क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? तो इसलिए आवश्यक है, वहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस क्रोमोजोम नंबर बाई हाफ, वहाँ पे जो है क्रोमोजोम नंबर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो यह गुणसूत्र की संख्या को आधा कर देता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मियोसिस क्यों एसेंशियल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि वहाँ पे क्रोमोजोम नंबर आधा कर देता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाई डू आर्टरीज हैव थिकर वॉल्स देन वेन, आर्टरी के पास थिक वॉल होता है देन वेन्स के कंपेयर में। धौनियों की दीवारें जो है आपका सिराओं की तुलना में मोटी क्यों होती है, क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि टू विथस्टैंड हाई प्रेशर फ्रॉम द हार्ट, यानी जो आर्टरी में होता है, हार्ट से जो है, आर्टरी जो है ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, और इसलिए हार्ट जो है हाई प्रेशर रिलीज करता है, जिस वजह से आपको ध्वनियाँ जो होती है उनका वॉल थिक होता है। तो ऑप्शन हृदय से आने वाली उच्च दाब को सहन करने के लिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पैंक्रियाज बोथ एंड वाई इज द पैंक्रियाज बोथ एन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, पैंक्रियाज को एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही क्यों कहा जाता है? अग्नाशय जो है आपका, उसको अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी बहिस्रावी ग्रंथि दोनों क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इट सिक्रेट, ये इंसुलिन को सिक्रेट भी करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम को भी रिलीज करता है। तो किसको किसको सिक्रेट करे, इंसुलिन को भी करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम को भी करता है, इसलिए उसको अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन क्या हो गया, इंसुलिन आपका हार्मोन हो गया, और डाइजेस्टिव एंजाइम क्या हो गया आपका, ये भी एक तरह का हार्मोन हुआ, लेकिन हार्मोन नहीं हुआ, ये आपका क्या हो गया, एक परफेक्ट साइट पे जाता है, जो आपका जो साइट होता है उस साइट पे डायरेक्ट काम करता है, एक्टिव करता है। नेक्स्ट है व्हाई इज डीएनए कंसीडर बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए, यानी डीएनए को बेटर जेनेटिक मटेरियल माना गया है आरएनए से, क्यों? यानी डीएनए को आरएनए की तुलना में बेहतर अनुवांशिक पदार्थ क्यों माना गया है? तो क्यों माना गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डीएनए इज मोर स्टेबल एंड लेस प्रोन टू म्यूटेशन, डीएनए जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, और यह क्या होता है, कम प्रोन होता है म्यूटेशन के, बहुत जल्दी म्यूटेट नहीं करता है, यानी डीएनए अधिक स्थिर होता है, और उत्परिवर्तन की संभावना क्या होती है उसमें कम होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डीएनए में कौन सा प्रोटीन मानते हैं, तो डीएनए में जो प्रोटीन होता है आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है, याद रख लीजिएगा कि डीएनए में जो आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है, और इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था, वो किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। सुन लीजिएगा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो यहाँ पे नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वाई डज ब्रीथिंग रेट इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे श्वसन जो आपका ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाता है। व्यायाम के दौरान श्वसन रेट क्यों बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहाँ पे टू इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस वजह से हमें जल्दी सांस लेना पड़ता है, ताकि उस ऑक्सीजन की जो कमी हुई है उसको पूरा कर सकें। तो वहाँ पे टू इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई को, मसल को ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाए, उस वजह से ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है एक्सरसाइज के दौरान। वाई आर लिम्स नोड इम्पॉर्टेंट इन द इम्यून सिस्टम,
इम्यून सिस्टम में लिम्फ नोड क्यों इंपॉर्टेंट है? लसिक ग्रंथियाँ जो है जिसको लिम्फ नोड कहते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली में क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, दे फिल्टर लिम्फ एंड ट्रैप पैथोजेंस। वह लिम्फ को तो फिल्टर कर देती है और पैथोजन को ट्रैप कर देती है, यानी वे लसिका को छानती है और रोगजनकों को पकड़ती हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर बेटर फॉर इवोल्यूशन? यानी लैंगिक जनन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को विकास इवोल्यूशन के लिए बेहतर क्यों माना जाता है? क्यों मानते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इट क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन। वहाँ पे क्या आता है, जेनेटिक वेरिएशन आता है, आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। मेंडल के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उनमें से बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। ठीक है, पहला देखते हैं यहाँ पे इसका जो आंसर है आपका 45 का, वो आपका डी दे रखा है, नाइदर वन नॉट टू। ना तो ये सही है ना ही ये सही है। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट एलीज सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टम अप्लाई टू जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो ये आपका दोनों ही आपका गलत है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। मेंडल्स के जो आपका लॉ जो है, आप दोनों लॉ को देख लीजिएगा। एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टम होता है। आप इन दोनों को एक बार देख लीजिएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया इंपॉर्टेंट है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इसको आप देख लीजिएगा क्या उसका सही है। बस देख लेना है कि किस में यह क्या काम होता है, क्या काम करते हैं। पूछता है कभी कभी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ असॉर्टम जो है किसका पार्ट है। वाई आर एंटीबायोटिक इनइफेक्टिव अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन? यानी वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक इनइफेक्टिव क्यों हो जाते हैं? अभी हमने ऊपर ही देखा था, वायरस जनित संक्रमणों के विरुद्ध एंटीबायोटिक प्रभावी क्यों नहीं हो पाते हैं? क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वायरस डू नॉट हैव सेल वॉल। वायरस के पास जो है सेल वॉल नहीं होता है, वायरस की कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 46 का बी। नेक्स्ट है वाई आर टेस्टेस लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी इन ह्यूमन मेल? यानी ह्यूमन मेल में जो टेस्टेस है हमारे बॉडी के बाहर क्यों दिखते हैं? यानी मानव पुरुष में जो टेस्टेस हैं, वृषण है, शरीर के बाहर क्यों स्थित होते हैं? याद रखना है क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। यानी स्पर्म के बनने में जो वहाँ पे क्या कितना टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए उसको मेंटेन करने में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शुक्राणु निर्माण हेतु कम तापमान बनाए रखने के लिए हमारा जो आपका जो टेस्टिस है वो आपका बाहर होता है शरीर के। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाई डज द लीफ अपीयर ग्रीन इन कलर? पत्तियाँ जो है हरे रंग की क्यों दिखाई देती है? पत्तियाँ हरे रंग की क्यों दिखाई देती है? तो क्योंकि वहाँ पे इट रिफ्लेक्ट ग्रीन एंड एब्जॉर्ब द अदर वेवलेंथ। वो जो है ग्रीन वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करती हैं और सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है। वे हरे प्रकाश को तो परावर्तित करती है, लेकिन अन्य तरंग दैर्घ्य को वो अवशोषित करती है। अगर ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और हमारे आंखों में कौन सा लाइट आएगा, ग्रीन लाइट, तो वो पत्तियाँ क्या दिखेगी, ग्रीन दिखेगी। याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है, वाई इज इंसुलिन इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी? शरीर के लिए इंसुलिन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इंसुलिन क्या करता है, ये शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो वहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन में शुगर लेवल के बात हो रही है। तो इट रेगुलेट द ब्लड शुगर बाय अलाउइंग ग्लूकोज इनटू सेल, यानी रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को। तो यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है और ग्लूकोज को कोशिका में जाने देता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई डू सम पीपल सफ़र फ्रॉम लैक्टोज इनटॉलरेंस? यानी कुछ लोग लैक्टोज इनटॉलरेंस से क्यों पीड़ित होते हैं? तो क्यों पीड़ित होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि देयर स्मॉल इंटेस्टाइन लैक्टेज एंजाइम। तो उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टेज एंजाइम की कमी हो जाती है, इस वजह से, यानी उनकी छोटी आंत में लैक्टेज एंजाइम नहीं बन पाता है, कमी हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नॉट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डज द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट हैव थिकर वॉल देन द राइट वेंट्रिकल? यानी जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आपका थिकर होता है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। यानी हृदय की बाईं निवल जो है, नीला जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, उसकी दीवार दाईं नीला से मोटी क्यों होती है? तो क्यों होता है भाई? तो क्योंकि इट पंप ब्लड टू द इंटायर बॉडी। क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पूरे ब्लड को, इंटायर बॉडी को ब्लड पहुंचाता है, यह रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट है वाई आर एंजाइम सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। एंजाइम तापमान और पीएच के प्रति संवेदनशील क्यों होते हैं? तो पीएच के प्रति क्यों संवेदनशील होता है? क्योंकि देयर स्ट्रक्चर कैन चेंज इजीली, उनका स्ट्रक्चर जो आपका आसानी से चेंज हो जाता है, उनकी संरचना आसानी से बदल सकती है। इस वजह से एंजाइम तापमान और पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट है वाई इज द ह्यूमन आई एबल टू फोकस एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस। यानी मानव आँख विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं पर फोकस करने में सक्षम क्यों है? क्योंकि एडजस्टमेंट इज इन ए लेंस कर्वेचर बाय सिलरी मसल। सिलरी मसल मांसपेशियों द्वारा लेंस की वक्रता में समायोजन के कारण। यहाँ पे क्या है, एक तो होता है एकोमोडेशन ऑफ आई होता है। तो जो है ह्यूमन आई जो है फोकस करता है ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग जगह फोकस करता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि जो सिलरी मसल है वो उसको जो आई लेंस है उसको एडजस्ट करते रहती है, सिलरी मसल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको वो बताना है। कौन सा यहाँ पे सही है? पहला देखेंगे, जो पॉइंट म्यूटेशन होते हैं इन्वॉल्व द सब्सटीट्यूशन ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। यानी पॉइंट म्यूटेशन क्या होते हैं? जो इन्वॉल्व होते हैं सब्सटीट्यूशन ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। डीएनए में सिंगल न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? सब्सटीट्यूशन हो जाता है। बिंदु उत्परिवर्तन जो होता है आपका पॉइंट म्यूटेशन, डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन होता है। तो पहला तो आपका सही है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, ऑल म्यूटेशन आर हार्मफुल एंड लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली कह रहा है। पहला तो सही है। दूसरा, ऑल म्यूटेशन सारे कैसे गलत हो सकता है? सारे कैसे हार्मफुल हो सकते हैं? तो पहला ओनली वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, वाई आर वायरस कंसीडर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस को जीवित और अजीवित क्यों माना जाता है? तो क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दे शो लिविंग ट्रेट्स ओनली इनसाइड हॉस्ट सेल। क्योंकि वो एक तो हॉस्ट सेल होता है, इसके अंदर तो वो लिविंग होते हैं, लेकिन जैसे ही ये हॉस्ट सेल से बाहर जाते हैं वो आपका डेड हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए उनको हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में जाते हैं। बाहर रहेगा वो आपका डेड रहेगा, उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो किसी इंसान के हॉस्ट सेल में आएगा वो एक्टिव हो जाएगा और वो रेप्लिकेट करने लगेगा, तो वहाँ पे वायरल डिजीज हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। वे केवल होस्ट कोशिकाओं के भीतर जीवित लक्षण दिखाते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वाई इट इज़ एडवाइज टू ब्रेथ थ्रू द नोज एंड नॉट थ्रू द माउथ। यानी हमेशा एडवाइस किया जाता है कि हमेशा सांस लीजिए नाक से, ना कि मुँह से। नाक से सांस लेने की सलाह क्यों दी जाती है, मुख से नहीं? क्योंकि ये क्या होता है, जो डस्ट होते हैं वो भी चले जाते हैं ना उसके साथ साथ। तो छप्पन की क्या है, नोज क्या होता है, फिल्टर करता है और वार्म्स इन एयर, जो नाक जो है हवा को छानती और गर्म करती है। ठीक है, तो ऐसे भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा बीपीएससी कि नोज जो है आपका फिल्टर एंड वार्म्स द एयर, तो नाक जो है हवा को छानती और गर्म करती है। तो जाहिर सी बात है आपका एयर जो है फिल्टर होता है नाक में, तो इस वजह से हमें नाक से ही सांस लेना चाहिए, मुँह से सांस नहीं लेना चाहिए। वाई आर वाइट ब्लड सेल कंसीडर द सोल्जर ऑफ द बॉडी। श्वेत रक्त कोशिकाओं को WBC को शरीर के सैनिक क्यों कहा जाता है? तो शरीर के सैनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे प्रतिरक्षा प्रणाली पे जुड़े होते हैं। दे फाइट इन्फेक्शन एंड फॉरेन बॉडी। जो वे क्या करते हैं, जो फॉरेन बॉडी होते हैं, जो संक्रमण को और बाहरी कणों से लड़ते हैं और हमारे बॉडी को इम्यून रखते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, इसलिए उनको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं। WBC को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट है, वाई डज ग्लूकोज अपीयर इन यूरिन इन डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट में उनके यूरिन में ग्लूकोज क्यों अपीयर होता है? मधुमेह रोगियों के मूत्र में ग्लूकोज क्यों आता है? ग्लूकोज क्यों आएगा? क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सीड रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, एक्सीड कर जाता है, जितना वो एब्जॉर्ब करेगा उससे ज़्यादा हो जाता है। तो अगर एक्स्ट्रा होगा वो कहाँ भेजेगा, पानी के थ्रू बाहर भेजेगा। तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर पुनः अवशोषण क्षमता से अधिक हो जाता है, इस वजह से वो आपका मूत्र के थ्रू निकल जाता है, तो इसलिए वहाँ पे प्रेजेंट होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? पहला देखेंगे, पहला है आपका द हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द ऑर्टा। सही बात है कि हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पंप करता है किसमें, ऑर्टा में।
ऑर्टा जो होता है लार्जेस्ट आर्टरी को ऑर्टा कहते हैं। तो ये कौन सा है? आप ये तो पहला तो सही हो गया कि जो आपका कह रहा है कि हृदय जो आपका हृदय की बाईं नीलाएं ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी में पंप करती है, पहला सही हो गया। दूसरा देखें, द पल्मोनरी वेन जो होता है कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने क्या बताया था? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन और आर्टरी और वेन। आर्टरी जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है और वेन जो होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और पल्मोनरी वेन जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को काम करता है, उल्टा करता है। तो यहाँ पे वेन करा है तो ये आपका कौन सा वन? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। पल्मोनरी वेन है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड करा तो ये आपका गलत हो जाएगा। पल्मोनरी वेन जो आपका ऑक्सीजन रहित नहीं, ऑक्सीजन के साथ जो है फेफड़े में ले जाती है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया, ओनली वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई इज वैक्सीनेशन इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग सर्टेन डिजीज। कुछ डिजीज को रोकने के लिए वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है, क्यों इफेक्टिव है? टीकाकरण कुछ बीमारियों को रोकने में प्रभावी क्यों होते हैं? क्यों होता है? क्योंकि वो क्या करता है? इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज एंड अटैक पैथोजन। इट ट्रेन करता है, इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है कि वो किसी भी पैथोजन को रिकॉग्नाइज करे और समय आने पे अटैक करे। ठीक है, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगजनक को पहचानने और उन पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई इज द पल्मोनरी आर्टरी यूनिक अमॉन्ग आर्टरीज। यानी क्या है? पल्मोनरी आर्टरी जो आपका धमनियों की अद्वितीय क्यों मानी जाती है? क्योंकि सारी आर्टरियाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजन के साथ ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, यानी इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 61 का सी हो जाएगा। वो आपका आर्टरी जो है आपका पल्मोनरी आर्टरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यह ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है। नेक्स्ट है, वाई डू वी स्वेट मोर ऑन ए हॉट एंड ह्यूमिड डे। यानी गर्म और आर्द्र दिन पर हमें अधिक पसीना क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर थ्रू इवोपोरेशन। क्योंकि हमारा शरीर जो आपका बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है इवोपोरेशन से, यानी वाष्पन के माध्यम से शरीर का तापमान को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरएनए। आरएनए के बारे में पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? 63 का। पहला देखेंगे, आरएनए कंटेन यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन एज नाइट्रस बेस। तो नाइट्रोजिनियस बेस में आरएनए में क्या होता है? यूरासिल होता है इंस्टेड ऑफ थाइमिन, ये तो पता ही होगा। एडेनिन, गायनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, ये चार जो डीएनए में होता है, लेकिन जो है आपका यूरासिल यहाँ पे जो थाइमिन की जगह पे क्या होता है? यूरासिल होता है आरएनए में। डीएनए में चारों होता है, लेकिन आरएनए में क्या होता है? थाइमिन की जगह पे यूरासिल होता है। आरएनए इज ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड। यहाँ पे आरएनए जो है ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज जो आपका एक्सट्रीम यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा। यानी आरएनए में थाइमिन के स्थान पे यूरासिल होता है, सही बात है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 63 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, वाई डू जेनेटिक ट्रेड्स समटाइम्स स्किप ए जनरेशन। यानी अनुवांशिक गुण जो है कभी कभी क्या होती है? एक पीढ़ी छोड़कर क्यों दिखाई देती है? क्यों दिखाई देती है? क्योंकि रेसेसिव ट्रेड्स आर मार्क्ड बाय डोमिनेट वंस। जो आपका रेसेसिव गुण होता है डोमिनेट गुण द्वारा ढक जाता है। जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट होता है वही आता है, और जो डोमिनेट नहीं करता है वो बाद में दिखता है। तो रेसेसिव जो आपका ट्रेड्स होते हैं वो आपका मार्क्स बाई वो छिप जाते हैं डोमिनेंट ट्रेड्स के, यानी रेसेसिव गुण डोमिनेट ग्रुप द्वारा ढक जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। वाई आर अलगे इम्पॉर्टेंट टू एक्वाटिक इकोसिस्टम। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में शैवाल क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है आपका बिकॉज दे एब्जॉर्ब सनलाइट एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। क्योंकि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। वे सूर्य का प्रकाश अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। कह रहा है कि वाई आर अलगे इंपॉर्टेंट एक्वाटिक इकोसिस्टम में सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वाई डू लीव्स फॉल ऑफ ट्री इन एन ऑटम इन ए सम प्लांट। ऑटम सीजन में कुछ प्लांट में पत्तियां जो है अलग हो जाती है, गिर जाती है। कुछ पौधों में शरद ऋतु में पत्तियां क्यों झड़ती हैं? क्यों झड़ती हैं? क्योंकि टू रिड्यूस वाटर लॉस ड्यूरिंग द
ड्राई और कोल्ड सीजन, ड्राई और कोल्ड सीजन में वाटर लॉस ज़्यादा ना हो, इस वजह से वो झड़ जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। शुष्क या ठंडे मौसम में जल की हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा इनमें से करेक्ट है? पहला बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट है। पहला देखेंगे, एल्वोलाई जो है प्राइमरी साइट होता है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है लंग्स में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स में। तो पहला तो सही है कि एल्वोलाई जो होता है आपका प्राइमरी साइट होता है आपका लंग्स में, जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। एल्वोलाई जो है फेफड़ों में गैस विनिमय का प्राथमिक स्थल है, पहला तो सही हो गया। दूसरा है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग एक्सपीरेशन टू रिड्यूस द थोराइक वॉल्यूम, यानी डायफ्राम जो है स्वेच्छावास के दौरान संकुचित होता है, जिससे वक्षीय आयतन घटता है। एक्सपायरेशन के दौरान जो है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, तो ये आपका गलत दे रखा है, और ये आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। ओनली वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 का हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, ये आपका कॉन्टैक्ट नहीं करता है, एक्सपैंड करता है। नेक्स्ट है, वाई इज वाटर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल आवश्यक क्यों है? क्यों है आवश्यक? क्योंकि वहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रॉन, इट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन, ग्लूकोज प्रोवाइड करता है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है किसके लिए? ग्लूकोज के बनने के लिए, या ग्लूकोज निर्माण हेतु इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की आपूर्ति करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और पानी ही टूटता है तो वाटर ही टूटता है तो जाके आपका ऑक्सीजन बनता है और रिलीज होता है। वाई आर स्टेम सेल मेडिकली इंपॉर्टेंट, स्टेम सेल जो आपका मेडिकली चिकित्सीय रूप में इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्यों हैं? क्योंकि दे कैन डेवलप इनटू मेनी टाइप ऑफ सेल, क्योंकि स्टेम सेल जो है अलग अलग टाइप का सेल बन जाते हैं, वे कई प्रकार की कोशिकाओं में विकसित हो सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के बारे में बताना है कौन सा इनमें से, विचार करना है कौन सा इनमें से सही है, बताइए कौन सा है। यहाँ पे देखते हैं, पहला है क्रोमोजोम आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन इन यूकैरियोटिक। मैंने ऊपर बताया था कि क्रोमोजोम जो है क्रोमोजोम जो होता है किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं, और में कौन सा प्रोटीन होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन, पहला सही हो गया कि यूकैरियोटिक में गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं, पहला सही हो गया। दूसरा है ड्यूरिंग एनाफेज, मिटोसिस के एनाफेज के दौरान सिस्टर क्रोमेटिड जो होता है सेपरेट होते हैं टू अपोजिट पोल में चले जाते हैं, तो ये भी आपका सही है। तीसरा प्रोकैरियोटिक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, माइटोसिस में के एनाफेज चरण में सिस्टर क्रोमेटिड्स विपरीत ध्रुव की ओर खींचती हैं, ये भी आपका सही है। और तीसरा आपका प्रोकैरियोटिक है मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियस, ये आपका गलत है, इस स्टेटमेंट छोड़ दीजिए। 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा बीपीएससी। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स सेल्स लैक सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे करेक्ट पूछा है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। तो ऑल प्रोकैरियोटिक, यहाँ पे ये तो पहले ही गलत हो जाएगा कि सभी प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, क्या पता किसी एक में हो गया तो गलत हो जाएगा। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं जो कि आपका बैक्टीरिया में होते हैं, तो ये आपका सही है। दूसरा वाला यहाँ पे प्लाज्मिड जीवाणु में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होते हैं, दूसरा सही है, तो ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 2, 71 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट है, कथनों पर सही कथनों पर विचार करना है। 72 का पहला देखेंगे, मिटोसिस रिजल्ट इन डिप्लॉयड डॉटर सेल आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, ठीक है, ये आपका सही है। मियोसिस ऑकर इन सोमैटिक सेल फॉर टिश्यू रिपेयर, तो इसका ऑप्शन दे रखा है ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर दे रखा है, पहला सही है, ये दे रखा है गलत, इसको आप याद करिए, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि डीप यहाँ पे नीट का क्वेश्चन उठाए हुए हैं, नीट बायोलॉजी का यहाँ पे पेपर ये क्वेश्चन है, वहाँ से इस क्वेश्चन को उठाया है। नेक्स्ट है कि मिटोसिस जो होता है रिजल्ट इन डैप्लोटिक डॉटर सेल आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, तो ये तो सही है, और ये आपका सोमैटिक सेल टिश्यू, ये गलत है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 73 नंबर देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन साइकोलॉजी, तो मानव शरीर क्रिया विज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बताना 73 का कौन सा यहाँ पर हो जाएगा
पहला देखेंगे कौन सा करेक्ट पूछ रहा है, इंसुलिन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता नहीं है, वो आपका कंट्रोल करता है। तो पहला तो गलत हो गया कि इंसुलिन भुखमरी के दौरान जो है रक्त ग्लूकोज स्तर को बढ़ने में मदद करता है। ये भुखमरी के दौरान ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन बढ़ाता नहीं है। आपका वहाँ पे ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन जो है आपका ये आपका बढ़ाता है, ना कि इंसुलिन। इंसुलिन हमेशा घटाता है, ग्लूकागोन जो आपका वो बढ़ाता है। तो ग्लूकागोन एंड इंसुलिन आर एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द पैंक्रियास। सही बात है, ग्लूकागोन बढ़ाएगा, इंसुलिन क्या है घटाएगा। तो क्या हो गया, एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक हार्मोन हो गया। तो यहाँ पे ये आपका सही है, दूसरा सही है, तो ओनली बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्लूकागोन बढ़ाएगा, इंसुलिन घटाएगा, तो एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स यहाँ पे हो गया। कैरेक्टरिस्टिक उल्टा हो गया ना। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए। डीएनए के बारे में बताना है कौन सा यहाँ पे सही है पूछ रहा है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, डीएनए के बारे में पूछ रहा है। पहला देखेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेशन इन नेचर। जो डीएनए प्रतिकृति होता है अर्ध संरक्षी होती है। तो पहला तो आपका सही है कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है आपका सेमी कंजर्वेटिव होता है। दूसरा है एडेनिन ऑलवेज पेयर विद द साइटोसिन इन डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो ये जो है एडेनिन ऑलवेज वाला कंडीशन जो होता है हमेशा गलत हो जाता है, याद रखिएगा। डीएनए अणु में एडेनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है, तो ये आपका गलत हो जाता है। तो ओनली वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 74 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमेशा नहीं होता है, ओनली वन हो जाएगा। कंसीडर फॉलोइंग कौन सा इनमें से करेक्ट है पूछ रहा है। 75 का देखेंगे, पहला देखेंगे अस्टोमाटा आर इन्वॉल्विंग गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। अस्टोमाटा जो होते हैं आपका वो साइट होते हैं कहाँ पे, गैसेस एक्सचेंज, यानी प्लांट में गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, अस्टोमाटा में होता है, याद रखना है। और ट्रांसपिरेशन भी कहाँ पे होता है, आपका अस्टोमाटा में होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो हमारे में जो मनुष्य में आदमियों में जो गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, एल्वेलाई में होता है। तो यहाँ पे प्लांट का क्या है कि अस्टोमाटा जो होता है यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज भी होता है और ट्रांसपिरेशन होता है, दो चीज़ होता है। तो पौधे में गैसीय विनिमय और वाष्पोर्जन में अस्टोमाटा शामिल होता है, पहला तो सही है। दूसरा है ऑल अस्टोमाटा आर फाउंड ओनली ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द लीफ। नहीं, अस्टोमाटा जो आपका अपर सर्फेस पे भी होता है और अंदर वाले सर्फेस पे भी होता है। तो आप एक ये आपका गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो केवल वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 नंबर, यहाँ पे बताना है सेल ऑर्गेनेली के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है पूछ रहा है 76 का। पहला देखेंगे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं आपका क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट होता है। तो पहला तो सही है क्योंकि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। दूसरा है लाइसोसोम, जो यहाँ पे कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन का स्थल होता है, पहला सही हो गया। दूसरा लाइसोसोम आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। लाइसोसोम जो है आपका फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, याद रखिएगा कि लाइसोसोम जो है पौधों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, याद रखना है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इन्वॉल्विंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये आपका पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, सही बात है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है 77 नंबर देखेंगे, पहला देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन रिपीटेटिव सीक्वेंस दैट आर यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल। सही बात है, जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है आपका यूनिक होता है एवरी इंडिविजुअल का, और ये रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि कितने पे रिपीट कर रहा है, तो वहाँ से आपका डीएनए का आपका यूनिक हो जाता है सबका। द आइडेंटिकल ट्विंस हैव द सेम डीएनए फिंगरप्रिंट्स। आइडेंटिकल जो ट्विंस होते हैं उसके पास सेम डीएनए फिंगरप्रिंट्स। तो सेम डीएनए फिंगरप्रिंट्स तो आइडेंटिकल 77 का यहाँ पे सी दे रखा है, बोथ 1 और 2 यहाँ पे दे रखा है कि आइडेंटिकल ट्विंस में सेम डीएनए फिंगरप्रिंट हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन कि समान जुड़वा में एक ही डीएनए फिंगरप्रिंट होता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ह्यूमन इंसुलिन इज नॉट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। जो ह्यूमन का इंसुलिन है अब जो है कमर्शियली प्रोड्यूस होता है किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, यानी किसी बैक्टीरिया को मॉडिफाई करके। तो सही बात है, आज का टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया कि हो सकता है कि मानव इंसुलिन अब जो है आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैक्टीरिया द्वारा
व्यावसायिक रूप से उत्पादित किया जाता है, पहला सही है। दूसरा है दिस प्रोसेस इन्वॉल्व इंसर्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इनटू जीन इनटू ई कोली, यानी इसका प्रोसेस कैसे होता है कि ह्यूमन का जो इंसुलिन है उसको किसके अंडर डालते हैं, आपका ई कोली के अंडर डालते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रक्रिया में इंसुलिन जीन को ई कोलाई में प्रविष्ट किया जाता है, तो ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताना है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा इनमें से करेक्ट है। तो पहला देखेंगे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो है आपका रिक्वायर्ड कैल्शियम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करने के लिए कैल्शियम का जरूरत होता है। आर्डिना मॉडुला सीक्रेट कॉर्टिसोल टू रेगुलेट स्ट्रेस रिस्पॉन्स। देखिए दोनों यहाँ पे जो आंसर दे रखा है यहाँ पे 79 का डी दे रखा है, नाइदर 1 and 2, इनमें से कोई भी सही नहीं है। जब है ही नहीं तो क्या पढ़ के क्या फायदा। नेक्स्ट है 80 नंबर देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा इनमें से करेक्ट है आप देख लेते हैं। 80 का पहला देखिए मियोसिस इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, यानी कह रहा है कि मियोसिस में क्या होता है, इंक्रीज करता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी को, इंक्रीज कर देता है कैसे, सेक्सुअली जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। मियोसिस यौन जनन करने वाले जीवों में आनुवांशिक विविधता बढ़ा देता है, पहला तो सही हो गया। दूसरा है आपका क्रॉसिंग ओवर ऑकर ड्यूरिंग द मेटाफेज ऑफ वन ऑफ मियोसिस, ये आपका गलत दे रखा है। मियोसिस के मेटाफेज 1 के चरण के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, ये गलत है, ओनली 1 हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका नीट बायोलॉजी का पेपर है क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर, इनमें से जेनेटिक डिसऑर्डर में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है। पहला देखेंगे सिकल सेल एनीमिया इज कॉज बाय द म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबुलिन जीन लीडिंग टू एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन। तो पहला जो आपका है कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो म्यूटेशन किस में होता है, ये आपका बीटा ग्लोबुलिन जीन लीडिंग टू एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन। तो बीटा यहाँ पे किस में होता है, बीटा ग्लोबुलिन जीन में आपका वहाँ पे म्यूटेशन होता है, उस वजह से कि आपका सिकल सेल एनीमिया होता है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है सिकल सेल डिजीज जो आपका कैन बी क्योर्ड थ्रू, सिकल सेल डिजीज है कैन बी क्योर्ड थ्रू द एंटीबायोटिक एंड आयरन सप्लीमेंट, सिकल सेल को हम जो है एंटीबायोटिक और आयरन सप्लीमेंट से ठीक कर सकते हैं, ये आपका गलत है। ये आपका जेनेटिक डिजीज है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, तो पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 82 का कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 82 देखें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला है पौधे की शरीर क्रिया के बारे में बताना है, साइकोलॉजी प्लांट साइकोलॉजी के बारे में बताना है। 82 का क्या हो जाएगा, पहला देखेंगे जिबरलिन जो आपका ब्रेक सीड डोमेंसी एंड प्रोमोट्स स्टेम इनलोगेशन, जिबरलिन जो क्या करता है सीड के डोमेंसी को ब्रेक करता है, तोड़ता है, और प्रोटीन के प्रोमोट क्या है स्टेम को इलोंगेट करता है, पहला आपका सही हो गया। दूसरा है एब्सिसिक एसिड जो आपका प्रमोट सीड जर्मिनेशन, ये आपका गलत रखा है, सीड जर्मिनेशन नहीं करता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है आपका रोकता है, ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है, ग्रोथ को रोकता है। तो यानी कह रहा है जिबरलिन जो है बीज निष्क्रियता तोड़ता है और तने की लंबाई बढ़ाता है, पहला सही है। एब्सिसिक एसिड जो आपका बीज अंकुरण को प्रोत्साहित करता है, ये आपका गलत हो जाएगा, तो ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 1, 82 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताना है कौन सा यहाँ पे सही है पूछ रहा है। तो पहला देखें इन ह्यूमन वाई क्रोमोजोम कैरी मोर जीन देन एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम जो है कैरी करता है मोर ज़्यादा जीन एज कम्पेयर टू एक्स क्रोमोजोम, ये तो गलत है। का मनुष्य में वाई गुणसूत्र जो है एक्स गुणसूत्र से अधिक जीन ले जाता है, ये आपका गलत है, बराबर ले जाते हैं दोनों, ठीक है, पहला गलत हो गया। हेमोफीलिया इज मोर कॉमन इन द मेल ड्यू टू इनहेरिटेंस थ्रू एक्स क्रोमोजोम, हेमोफीलिया जो आपका मेल में ज़्यादा होता है ड्यू टू एक्स क्रोमोजोम की वजह से। हेमोफीलिया पुरुषों में अधिक सामान्य होता है क्योंकि यह एक्स गुणसूत्र द्वारा विकसित होता है, तो ये आपका सही है। पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, पहला सही दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ओनली 2 हो जाएगा, ओनली 2 केवल 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है 84 का। पहला देखेंगे लूप ऑफ हेनले प्लेज ए रोल इन द कंसनट्रेटिंग यूरिन बाय रीऑब्जॉर्बिंग वाटर एंड सॉल्ट। देखिए जो हेनले लूप होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ पे
यूरिन जो है कंसनट्रेटिंग बाय रीऑब्जर्विंग वाटर एंड सॉल्ट, आपका यूरिन में जो आपका जो वाटर और सॉल्ट को रीऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पे सही हो जाएगा कि हलने का लूप पानी और लवण को पुनः अवशोषित करके मूत्र को सघन करता है, तो पहला आपका सही हो गया। दूसरा है बोमेन कैप्सूल फिल्टर लार्ज प्रोटीन्स एंड सेल इनटू द नेफ्रॉन ट्यूब, तो यहाँ पे ये आपका गलत है कि बोमेन कैप्सूल जो आपका बड़े प्रोटीन और कोशिकाओं को निष्पादित कर ट्यूब में भेजता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली वन। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के बारे में, प्रतिरक्षा के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। पहला देखेंगे पैसिव इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर रिसीविंग ए वैक्सीन, वैक्सीन रिसीव होने के बाद पैसिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है, ये आपका गलत है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा टीका लेने के बाद विकसित होती है, ये आपका गलत है, ये ऑटोमेटिक रहता है। दूसरा है कोलोस्ट्रम इन मदर्स मिल्क प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी टू इन्फेंट, यानी मदर में जो माँ के दूध में जो आपका कोलोस्ट्रम होता है वो आपका नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है इन्फेंट को, यानी माँ के दूध में पाया जाने वाला कोलोस्ट्रम शिशु को प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86 का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला देखेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी जो आपका कह रहा है कि प्रकाश निर्भर अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होती है। दूसरा है द कैल्विन साइकिल डज नॉट डायरेक्टली रिक्वायर लाइट बट डिपेंड्स ऑन प्रोटीन ऑफ द लाइट रीजन, यानी कैल्विन चक्र को सीधे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यह प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादन में निर्भर करता है। तो हमारे यहाँ पे जो है 86 का ऑप्शन बी दे रखा है कि ये आपका सही है, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है, पहला वाला गलत है। आप इसके बाद देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, क्योंकि ये सर जो आपका नीट बायोलॉजी के पेपर है जो डायरेक्टली यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ना ही आज तक बीपीएससी इतना टफ क्वेश्चन यहाँ पे बायोलॉजी से पूछा है, वो सिंपल ही रखेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हार्मोन्स, हार्मोन के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। 87 का देखते हैं। पहला, एड्रेनलिन क्या करता है, इंक्रीज हार्ट रेट ड्यूरिंग द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में एड्रेनलिन क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। पहला तो सही है कि एड्रेनलिन जो है तनाव के समय हृदय गति को बढ़ा देता है, ऑप्शन 1 सही है। दूसरा, थायरोक्सिन किसको रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म एंड इट प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन किसके द्वारा होता है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है और ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। थायरोक्सिन चयापचय को नियंत्रित करता है और थायराइड ग्रंथि को निकलता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और ये तीसरा देखें, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, ये आपका गलत है, पैंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन सिक्रेट होता है। तो इंसुलिन जो है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि से नहीं, आपका कहाँ से निकलता है, आपको पैंक्रियाज से निकलता है। ऑप्शन 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर देखेंगे, विटामिन B12 इज एसेंशियल फॉर द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, विटामिन B12 जो होता है उसका एसेंशियल होता है किसके लिए, RBC के फॉर्मेशन के लिए। तो विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं को निर्माण में आवश्यक होता है, पहला सही है। स्कर्वी इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है, ये भी आपका सही है। तीसरा है, कार्बोहाइड्रेट आर द ओनली सोर्स, ओनली लग गया, ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन, ब्रेन के लिए ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आपका कार्बोहाइड्रेट ही है क्या, तो तीसरा ऑब्सोल्युटली गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट है 89 नंबर देखेंगे, 89 नंबर। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बताना है कि इम्यूनिटी एंड वैक्सीन के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला देखेंगे, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर लास्टिंग इम्यूनिटी दैन द इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, यानी जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है वो ज़्यादा समय तक काम करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होते हैं। ठीक है, पहला तो आपका सही है कि जो जीवित छीन टीके निष्क्रिय टीकों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और लंबे समय तक प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा है, बूस्टर डोज आर नेवर रिक्वायर्ड फॉर वैक्सीन, ये गलत बात है कि बूस्टर डोज तो आपको कोरोना में भी मिला था, तो बूस्टर खुराक की आवश्यकता होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट
करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन जो था ऑकर होता है इन न्यूक्लियस वाइल ट्रांसलेशन ऑकर इन द साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और ट्रांसक्रिप्शन आपका न्यूक्लियस में होता है। सही बात है कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है न्यूक्लियस में होता है और जबकि ट्रांसलेशन जो आपका साइटोप्लाज्म में होता है, पहला सही हो जाएगा। डीएनए ट्रांसलेशन जो होता है एंटी कोडोन्स ऑफ mRNA बाइंड्स विद द कोडोन ऑफ tRNA। ट्रांसलेशन के दौरान जो है mRNA के एंटी कोडोन जो आपका tRNA के कोडोन से जुड़ता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है जो कि आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये आपका नीट वाला क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 91, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट एंडोक्राइन कंट्रोल के बारे में पूछा है, कौन सा यहाँ पे सही है पूछ रहा है, सही पूछा है 91 का। पहले ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड प्ले अ रोल इन द चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन। यानी ऑक्सीटोसिन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होता है और प्रसव एवं स्तनपान में भूमिका निभाता है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है 91 का, ये आपका गलत दे रखा है। ऑक्सीटोसिन जो है चाइल्ड बर्थ और लैक्टेशन में तो काम देता है, लेकिन जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से यहाँ पर रिलीज नहीं होता है, ये आपका पहला गलत है। ADH हेल्प इन वाटर रिटेंशन एंड इज रिलीज व्हेन ब्लड ऑस्मोलेटरी इंक्रीज। यानी ADH जो है जल प्रतिधारण में मदद करता है और रक्त के ऑस्मोलैरिटी बढ़ने पर स्रावित होता है। तो दूसरा आपका स्टेटमेंट सही है, पहला आपका गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 91 का बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट जेनेटिक कोड। जेनेटिक के बारे में बताना है कौन सा इनमें से सही है, जेनेटिक कोड के बारे में 92 का। पहला देखेंगे, जेनेटिक कोड जो होता है डीजेनरेट मीनिंग मल्टीपल कोडोन कैन कोड फॉर सेम एमिनो एसिड। यानी एक ही एमिनो एसिड के लिए मल्टीपल कोडोन करा सकते हैं, ठीक है, पहला सही हो गया। द स्टार्ट कोडोन ऑग आल्सो कोड फॉर मेथियोनाइन। देखिए दोनों स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। जेनेटिक कोड डीजेनरेट होता है, अर्थात एक ही अमीनो एसिड के लिए कई कोडोन बन सकते हैं, पहला सही है, सकता है भाई। और दूसरा आपका स्टार्ट कोडोन ऑग भी मेथियोनिन के लिए कोड करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, तब बनाया गया क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताना है, रक्त के थक्के के बारे में इनमें से बताना है कौन सा सही है। पहला आपका विटामिन के इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इन द लीवर, ठीक है। तो कौन सिंथेसिस करता है, विटामिन के करता है ब्लड क्लॉटिंग को, तो ऑप्शन ए पहला सही हो जाएगा। यकृत में क्लॉटिंग फैक्टर्स के संश्लेषण के लिए विटामिन के का आवश्यक होता है, तो पहला तो आपका सही है। थ्रोम्बिन कन्वर्ट फिब्रिन इनटू फिब्रिजन लीडिंग टू क्लॉट फॉर्मेशन, ये भी आपका सही है। नहीं, ये आपका 93 का, ये आपका गलत है कि थ्रोम्बिन जो है कन्वर्ट फिब्रिन इनटू फिब्रिन, ये आपका गलत है। तो ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 94 जो जाएगा आपका, एल्वोलाई प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया एंड थिन वॉल्स फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज। एल्वोलाई में गैस एक्सचेंज तो होता है, ये आपको पता होगा। एल्वोलाई में गैस एक्सचेंज होता है मानोगे, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। तो एल्वोलाई जो आपका गैस के आदान प्रदान के लिए बड़ी सतह और पतली दीवार प्रदान करता है, सही हो गया। दूसरा है कैपिलरीज इन एल्वोलाई अलाउ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू ब्लड। तो एल्वोलाई में कोशिकाएं जो आपका ऑक्सीजन को सक्रिय परिवहन द्वारा रक्त में पहुंचाती है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 1। तो एल्वोलाई जो होता है प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया और थिन वॉल फॉर गैस एक्सचेंज के लिए, और दूसरा आपका गलत है। 95 देखते हैं, डिजीज के बारे में है, कौन सा स्टेटमेंट जो आपका करेक्ट है। ट्यूबरक्लोसिस कॉज बाय माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस एंड इज एयरबोर्न। ट्यूबरक्लोसिस जो है एयरबोर्न डिजीज है, जो कि आपका माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस से होता है, पहला सही हो जाएगा। तपेदिक जो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है और यह वायुजनित रोग है, पहला सही हो गया। दूसरा सिकल सेल एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम ए म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया जो है आपका म्यूटेशन की वजह से होता है, और यह किस में होता है म्यूटेशन में, हेमोग्लोबिन जीन में म्यूटेशन होता है, ये भी सही है। सिकल सेल एनीमिया हेमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन की वजह से होता है।
तीसरा हो जाएगा मलेरिया इज प्रोटोजोआ डिजीज। मलेरिया कैसा डिजीज है? प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज है जो कि आपका मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है। ये भी आपका सही है। तीनों स्टेप में आपका करेक्ट है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ रोग है जो कि मच्छर द्वारा फैलता है। तीनों स्टेप में आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ट्यूबरकुलोसिस आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है जो कि एयरबोर्न डिजीज है। सिकल सेल एनीमिया जो आपका हेमोग्लोबिन जीन में आपका म्यूटेशन हो जाता है तो उससे सिकल सेल एनीमिया होता है। और मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से डिजीज होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तीनों स्टेटमेंट सही है। 96 देखेंगे यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला देखेंगे, पेंसिलिन इज प्रोड्यूस बाय द फंगस पेंसिलिनियम। तो पेंसिलिन किससे निकलता है? फंगस पेंसिलिनियम से निकलता है। पहला सही है। पेंसिलिनियम एक फफूंद पेंसिलिनियम द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पहला सही हो गया। पेंसिलिन को किसने खोज किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम हिंडर्ड प्लांट ग्रोथ। नहीं, ये गलत बात है। ये प्लांट ग्रोथ को हिंडर नहीं करता है, बढ़ाता है। ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो कि आपका सही है। सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, कुछ कुछ फायदेमंद भी होते हैं। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 97 का पहला देखेंगे कौन सा करेक्ट है? रेस्पिरेशन के लिए, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो पायरुविक एसिड होता है कन्वर्ट होता है किसमें? लैक्टिक एसिड में। ये तो आपका सही है। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन यील्ड 18 ATP। 18 ATP नहीं हो देता है, आपका 38 ATP देता है, 18 नहीं देता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो एनारोबिक श्वसन में पार्विक अम्ल जो है, अन्न को पशु कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है, सही है। और एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 18 नहीं होता है, 38 ATP बनता है, अणु बनते हैं। तो ओनली वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच एंजाइम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनविंडिंग ऑफ द DNA डबल हेलिक्स डूइंग रेप्लिकेज। यानी DNA प्रतिकृति के दौरान डबल हेलिक्स को खोलने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है? तो ये आपका हेलिकेस हो जाएगा। हेलिकेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। DNA के डबल हेलिक्स मॉडल जो है आपका, इसको अनवाइंड करने के लिए हेलिकेस का यूज करते हैं, हेलिकेस खोलने के लिए। 98 का बी। नेक्स्ट है 99 हो गया। पहला देखेंगे इम्यूनिटी के बारे में, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो है इज ऑब्टेन थ्रू वैक्सीनेशन विथ वीकेंड पैथोजेंस। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी किससे मिलता है? यहाँ पे बता रहा है कि वैक्सीनेशन से विथ वीकेंड पैथोजन से मिलता है। कमजोर रोगाणुओं के वाले टीके से कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। तो पहला क्या हो गया आपका? गलत हो गया। दूसरा है एंटी सेरम एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर स्नेक बाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। यानी सर्पदंश के बाद एंटी सीरम देना कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। ये आपका सही है, दूसरा आपका सही है। तो ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बस इसको एक बार देख लेना, पढ़ लेना, ताकि क्वेश्चन आए तो आपके आंखों में रहे कि हाँ चलो वहाँ पे लग जाएगा। और नहीं पढ़ के रहोगे तो फिर कहाँ क्या ही लगेगा, छोड़ना ही पड़ेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है 100 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका? कंसीडर अबाउट ट्रांसपीरेशन इन प्लांट में ट्रांसपीरेशन के बारे में पूछा है कि वाष्पो उत्सर्जन। पहला देखेंगे, ट्रांसपीरेशन क्या करता है? हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू लीव्स। यानी ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है कि जो फूड और वाटर है, वाटर और मिनरल है, आपको अपवर्ड मूवमेंट हो सके, रूट से लीव्स तक जा सके। तो पहला ट्रांसपीरेशन सही हो गया कि यह जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज के ऊपर की ओर गति करने में मदद करता है। पहला सही हो गया। दूसरा, इट कॉज ओवर हीटिंग एंड वाटर लॉस इन प्लांट सर्विंग नो फंक्शनल रोल। क्यों नहीं? इसका कोई फंक्शनल रोल नहीं है, ट्रांसपीरेशन का कोई फंक्शनल रोल नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पौधों में अधिक गर्मी और जल हानि उत्पन्न करता है तथा इसका कोई कार्यात्मक उपयोग नहीं है। जब उपयोग नहीं होता तो फिर आपका ट्रांसपीरेशन तो यहाँ पे केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 101 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी इनमें से कौन सा मानव परिसंचरण तंत्र का एक घटक है? तो कौन सा इनमें से एक घटक है? तो ये आपका आर्टरीज हो जाएगा, धमनियाँ हो जाएगा। ठीक है, आर्टरी जो आपका कंपोनेंट होता है किसका? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्वोलाई तो होगा नहीं, लंग्स का हो जाएगा, ये तो रिस्पिरेशन हो जाएगा। विली आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो ये आपका डाइजेशन हो जाएगा। नेफ्रॉन आपका किडनी का हो जाएगा, वो एक्सक्रिएशन का हो जाएगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक ही पार्ट है आपका आर्टरीज हो जाएगा, धमनियाँ। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। इनमें से वाटर सोल्यूबल कौन सा है? देखिए, जिसमें आपका
विटामिन बी और सी जो है आपका वाटर सॉल्युबल है, अब बाकी आपका फैट सॉल्युबल है, जितने भी रेस्ट हो गए रेस्ट। तो बी और सी, अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे सी है, तो वाटर सॉल्युबल कौन हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 102 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच फेज ऑफ मियोसिस इज कैरेक्टराइज बाय द अलाइनमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर एट द मेटाफेज प्लेट। नॉट सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मियोसिस की वह कौन सी अवस्था है जिसमें समरूप गुणसूत्र की जोड़ियाँ मेटाफेज प्लेट पर पंक्तिबद्ध होती है। तो 103 का जो आंसर मैं बता दूं डायरेक्ट, आपका मेटाफेज 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए बी हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, यानी मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो आपका बैलेंस और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन को नियंत्रित करता है। तो मैंने ऊपर बताया था कि सेरेबेलम हो जाएगा, तो ये आपका सेरेबेलम इसका है। बैलेंस ऑफ पोस्चर कौन देखता है, सेरेबेलम देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, सेरेबेलम हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 105 नंबर, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेटिंग यूरिन थ्रू ए काउंटर करेंट मैकेनिज्म, यानी नेफ्रॉन का वह कौन सा भाग प्रतिप्रवाह तंत्र के माध्यम से मूत्र को सांद्र करने के लिए उत्तरदायी होता है। मूत्र को कंसंट्रेट कौन बनाता है, मूत्र को गाढ़ा, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कह रहा है कि विच पार्ट, यानी किडनी का यानी नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है कंसंट्रेटिंग यूरिन थ्रू ए काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू आपका कंसंट्रेट कराता है, तो लूप ऑफ हेनले हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ टिश्यू मेक अप द ह्यूमन स्किन आउटर लेयर, ह्यूमन स्किन का आउटर लेयर कौन सा टिश्यू होता है, यानी मानव त्वचा का बाहरी परत जो है किस प्रकार के ऊतक से बना होता है। तो किस प्रकार के ऊतक से बना होता है, तो आपका एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। मानव शरीर का जो आपका ऊपरी वाला पार्ट है आपका एपिथेलियल टिश्यू से बनता है। नेक्स्ट है 107 नंबर देखेंगे, विच प्लांट ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, यानी प्लांट का कौन सा ऑर्गन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है पानी और मिनरल के एब्जॉर्प्शन से। पौधे का वह कौन सा अंग है जो जल और खनिज का अवशोषण करता है, तो कौन सा है भाई, तो ये है आपका रूट हो जाएगा, रूट जड़। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कौन सा एक जो है आपका संक्रामक यानी कम्युनिकेबल रोग है, इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल रोग है, तो आपका ट्यूबरक्लोसिस जो आपका तपेदिक जो है आपका ये कम्युनिकेबल डिजीज है, हवा से हवा में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट्स, यानी फ्लावर का कौन सा यानी फूल का कौन सा भाग जो है फल में परिवर्तित होता है। तो याद रखना है ये कौन होता है, ये आपका ओवरी होता है, ओवरी अंडाशय जो है आपका यही आपका फल में होता है। विच हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी रेगुलेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी, यानी कौन सा हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि के पिछले भाग से स्रावित होता है, गुर्दों में जल पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है। यानी जो आपका कौन सा हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी से आपका पिट्यूटरी से पिछले भाग से आपका रिलीज होता है और वो जो है किडनी के वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंटी ड्यूरेटिक, एडीएच कर सकते हैं इसको, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन हो जाएगा एडीएच। पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन, ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन में हो जाएगा, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन हो जाएगा वाटर रीअब्जॉर्प्शन से। नेक्स्ट है विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड टू द नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू इम्पेयर्ड रोडोप्सिन सिंथेसिस इन द रेटिना, यानी कौन सा जो विटामिन है नाइट ब्लाइंडनेस से संबंधित है, किस विटामिन की कमी से कारण रेटिना में रोडोप्सिन संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होता है जिससे रतौंधी हो जाती है। तो रतौंधी के लिए कौन सा होता है, तो आपका विटामिन ए की कमी से होते हैं, विटामिन ए की कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट 112 नंबर देखेंगे, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेफ्रॉन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, यानी मानव नेफ्रॉन में कौन सा भाग जो होता है मुख्य रूप से ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे पोषक तत्वों को पुनः अवशोषित के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा यहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्या करता है, ये आपका रीअब्जॉर्प्शन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रिएंट ग्लूकोज और एमिनो एसिड को रीअब्जॉर्ब करता है, प्रॉक्सिमल
कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज करेक्टली मैच विद द कॉजेटिव एजेंट, यानी निम्नलिखित में कौन सा रोग उसके कारक जीव के सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो 113 का हो जाएगा आपका ट्यूबरकुलोसिस जो होता है किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये आपका सही है। देखिए टाइफाइड जो होता है उल्टा दे दिया, टाइफाइड जो होता है आपका सैमुलेना टाइफी से, ये आपका टाइफाइड होता है, ठीक है। अब मलेरिया किसको होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, ये उसका इसका दे दिया प्लाज्मोडियम। और डेंगू वायरस से होता है, डेंगू जो है किससे होता है, वायरस से होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, इनमें से कौन सा जो है वेस्टिजियल ऑर्गन का पार्ट है, इनमें से कौन सा मानव का एक अवशिष्ट अंग है। तो कौन सा इनमें से अवशिष्ट अंग है, तो अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स आपका अवशिष्ट अंग हो जाएगा, अपेंडिक्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछ रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपका ब्लड प्रेशर ए नॉर्मल एडल्ट ब्लड प्रेशर इज अराउंड 120/80, यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 mmGH होता है, HG होता है। एक सामान्य वयस्क का रक्तचाप 120/80 होता है mmHg। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रोड्यूस इन द स्टोमक एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कह रहा है कि कौन सा एंजाइम होता है स्टोमक में प्रोड्यूस होता है जो कि आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पेट में उत्पन्न होता है और प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पेप्सिन हो जाएगा, प्रोटीन को सहायक करता है आपका पेप्सिन, डाइजेस्ट करेगा पेप्सिन प्रोटीन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए आरएनए का, डीएनए और आरएनए के बारे में कौन सा इनमें से स्टेटमेंट सही कर रहा है, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही कथन है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ हो जाएगा डीएनए इज यूजुअली डबल स्ट्रैंड, डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंड होता है और आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। डीएनए सामान्य 2 सूत्रीय होता है और आरएनए आपका सामान्य 1 सूत्रीय होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड एट द सम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी किसी एक स्टेज में डेवलपमेंट के किसी स्टेज पे वो क्या है नोटोकॉड जो आपका प्रेजेंट होता है किस ऑर्गेनिज्म में, यानी कौन सा जीव समूह विकास की किसी अवस्था में नोटोकॉड की उपस्थिति द्वारा पहचाना जाता है। तो कौन सा है हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉर्डेटा, कॉर्डेटा हो जाएगा जहाँ पे नोटोकॉड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डू नॉट कंटेन ए न्यूक्लियस, इनमें से कौन सी कोशिकाएं हैं जो कि आपका न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें। तो न्यूक्लियस नहीं होता है कहाँ पे, तो आपका आरबीसी में, आरबीसी में आपका न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट है विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉज बाय द ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन इन द हंटिंगटिन जीन में ट्री न्यूक्लियोसाइड दोहराव के कारण कौन सा अनुवांशिक विकार होता है। तो कौन सा अनुवांशिक विकार होता है, तो आपका हंटिंगटन डिजीज हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, नाम से ही पहचान में आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीआरएनए डूइंग द प्रोटीन सिंथेसिस, टीआरएनए के बारे में बताना है कि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान टीआरएनए की भूमिका को सही रूप से निम्नलिखित में कौन सा कथन दर्शाता है। तो कौन सा कथन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टीआरएनए क्या है ट्रांसपोर्ट करता है स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कहाँ पे, राइबोसोम में, बेस्ड ऑन एंटी कोडोन पेयरिंग, एंटी कोडोन पेयरिंग के अकॉर्डिंग में वो पहुँचाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। या एंटी कोडोन पेयरिंग के आधार पर विशिष्ट अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुँचाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्टेटमेंट को देखना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछ रहा है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और लोकेटेड एट द हिप, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे है, हिप के पास है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो आपका कूल्हे के पर स्थित होते हैं, ठीक है। पहला आपका स्टेटमेंट सही है, पहला सही हो गया। दूसरा है पाइवोटल जॉइंट इज द जॉइंट बिटवीन द स्कल एंड द अपर जॉ, ये आपका गलत दे रखा है, तो यहाँ पे ओनली वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसके बाद देख लीजिएगा कि जो हमारे शरीर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है, पाइवोटल जॉइंट कहाँ पे है, और भी जितने तरह के जॉइंट होते हैं आप उसके बाद देख लीजिएगा। 122 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पाथ फॉर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन के दौरान जो आपका ऑक्सीजन का पाथ पूछ रहा है, श्वसन के दौरान जो है ऑक्सीजन अणुओं का सही मार्गदर्शन क्या है, मार्गक्रमण क्या है, कैसे कैसे वो ट्रैवल करते हैं। तो ये होता है आपका पहले वो ट्रैकिया में आएंगे, फिर ब्रोंकी में आएंगे, फिर ब्रोंक्यूल्स में जाएंगे, फिर लास्ट में अल्वेलाई में आएंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स एंड अल्वेलाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ह्यूमन फीमेल में विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज डायरेक्टली ट्रिगर्ड बाय द सर्ज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी कह रहे हैं कि मानव स्त्रियों में
निम्नलिखित में से कौन सी घटना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तीव्र वृद्धि के द्वारा सीधे प्रेरित होती है? तो कौन सा होता है यहाँ पे? तो ये होता है आपका ओव्यूलेशन, और अंडोत्सर्जन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मानव स्त्रियों में निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तीव्र वृद्धि द्वारा सीधे प्रेरित होती है? तो आपका उत्सर्जन, अंडोत्सर्जन होता है। यानी याद रखिएगा, अंडोत्सर्जन में कौन सा हार्मोन होता है? आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो जाएगा फीमेल में। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म विच पोजेज ए प्रोबोसिस ए कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक बिलोंग्स टू, यानी वे जीव जिनमें प्रोबोसिस कॉलर और लंबा धड़ होता है किस समूह से संबंधित होते हैं? तो वो कौन से समूह से संबंधित होते हैं? तो आपका हेमिकॉर्डेटा से संबंधित होते हैं। कौन सा? हेमिकॉर्डेटा, ऑप्शन ए हो जाएगा। Which of the following organelle contain enzymes capable of digesting cellular debris and worn out organelle? यानी निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग ऐसे एंजाइम से बने होते हैं जो कोशिका के मलबे और खराब हो चुके कोशिकाओं को पचा सकते हैं? तो कौन होता है पचाता है? डाइजेशन कौन करेगा? तो आपका लाइसोसोम करेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाइजेशन का काम कौन करेगा? आपका लाइसोसोम करेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाइजेशन मतलब सुसाइडल बैग हो जाएगा, वहाँ पे जाके बस्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे डाइजेस्ट कर जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड, इनमें से कौन सा डक्टलेस ग्रंथियों का सही सेट है पहचानना है। तो डक्टलेस ग्लैंड इनमें से कौन कौन सा है? तो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आपका डक्टलेस ग्लैंड है, फिर एडिनल ग्लैंड है और टेस्टिस है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड और आपका टेस्टिस, यानी वृषण हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 127 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 128 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज वायरल डिजीज, इनमें से कौन सा युग में जो है वायरल रोग है? तो वायरल रोग इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कॉमन कोल्ड और एड्स। कॉमन कोल्ड और एड्स के एड्स क्या है? एक तरह का वायरल डिजीज है। कॉमन कोल्ड और एड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है विच हार्मोन प्लेज ए की रोल इन द स्टिमुलेटिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजेन टू ग्लूकोज इन द लीवर, यानी इनमें से कौन सा हार्मोन एक इंपॉर्टेंट प्ले करता है जो कि स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है लीवर में? यानी कौन सा हार्मोन यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का प्रक्रिया को प्रेरित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो मुख्य भूमिका कौन निभाएगा? तो आपका ग्लूकागोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकागोन ये आपका जो है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट, यानी C4 पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 130 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। C4 प्लांट हैव बेटर वाटर यूज एफिशिएंसी देन C3 प्लांट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। C4 प्लांट के पास जो है वाटर यूज एफिशिएंसी अच्छा होता है देन C3 प्लांट। जल उपयोग दक्षता होती है किसमें होती है? C3 से बेहतर होती है आपका C4 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन हाउ द हार्ट पेसमेकर फंक्शन, पेसमेकर को ऐसे नोड भी कहते हैं। पेसमेकर को क्या कहते हैं? ऐसे नोड भी कहा जाता है, याद रखना है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प जो आपका सबसे अच्छे तरीके से बताता है कि हृदय के पेसमेकर कैसे कार्य करता है? तो कौन सा इनमें से बताता है? तो ये बताता है आपका ऑप्शन सी, इट इनिशिएट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इंडिपेंडेंटली। ये क्या करता है आपका? यह हृदय की लयबद्ध संकुचन को स्वतंत्र रूप से आरंभ करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेसमेकर क्या करता है? हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। द वर्किंग ऑफ ह्यूमन स्टोमक वॉज डिस्कवर्ड बाय, मानव पेट के कार्य का पता किसने लगाया था? तो जो वर्किंग होता है ह्यूमन स्टोमक का वो किसने पता लगाया था? तो पता लगाने वाले थे यहाँ पे विलियम बोमोंट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉट एंड डाइकोट, मोनोकॉट डाइकोट के बीच का करेक्ट डिफरेंस क्या है? मोनोकॉट डाइकोट के पौधे का एक सही अंतर पूछ रहा है, कौन सा है? तो सही अंतर है आपका मोनोकॉट हैव पैरेलल लीफ वेनेसन एंड डाइकोट हैव आपका रेटिकुलेट वेनेसन। देखिए यहाँ पे क्या है? मोनोकॉट में क्या होता है? पैरेलल लीफ वेनेसन होता है और डाइकोट में रेटिकुल वेनेसन होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मोनोकॉट में पत्तियों की नसें समांतर होती है, डाइकोट में जालीनुमा होती है। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सिस्टम इज प्राइमली अफेक्टेड इन एडिसन्स डिजीज, यानी एडिसन रोग जो आपका मुख्य रूप से मानव शरीर में किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तो एडिसन रोग में क्या होता है? यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम को इफेक्ट करता है, अंतःस्रावी तंत्र। यानी कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सिस्टम, इनमें से कौन सा ह्यूमन सिस्टम है अफेक्ट होता है एडिसन डिजीज से? तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टोमक इन प्लांट, स्टोमाटा इन प्लांट। तो निम्नलिखित में कौन सा जो स्टोमाटा जो है उसका भूमिका को सही ढंग से दर्शाता है? स्टोमाटा क्या करता है प्लांट में? ट्रांसपिरेशन करता है। 135 का ये आपका गैसेस एक्सचेंज होता है एंड ट्रांसपिरेशन, गैसेस एक्सचेंज होता है और ट्रांसपिरेशन होता है।
गैसीय विनिमय और आपका ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पो उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अस्क्वान सेल इन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यानी मानव तंत्रिका में अस्क्वान कोशिकाओं की भूमिका को सही रूप से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो अस्क्वान सेल क्या करता है, ये करता है आपको यहाँ पे दे फॉर्म द माइलिन शीथ अराउंड द पेरिफेरल न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन के आसपास जो है आपका क्या करता है, माइलिन शीथ क्रिएट कर देता है। यह परिधीय न्यूरॉन के चारों ओर माइलिन शीथ बनाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन करेगा, अस्क्वान सेल। नेक्स्ट है विच मॉलिक्यूल एक्ट एज अ कोएंजाइम इन सेलुलर रिस्पिरेशन एंड इज एसेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कौन सा जो मॉलिक्यूल है एक्ट करता है कोएंजाइम इन सेलुलर रेस्पिरेशन में, कोएंजाइम करता है और एसेंशियल होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए। तो कौन सा अणु कोशिकीय श्वसन में कोएंजाइम की भूमिका निभाता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला के लिए आवश्यक है। तो कौन सा इनमें से है, तो ये है आपका FAD। FAD का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन द टर्म प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस की परिभाषा कौन सी है इनमें से। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है इनमें से, तो ये है आपका श्रिंकिंग ऑफ द प्लांट सेल साइटोप्लाज्म इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है आपका कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है आपका पादप कोशिका की साइटोप्लाज्म का सिकुड़ना होता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो साइटोप्लाज्म होता है वो आपका श्रिंक करता है, सिकुड़ता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, इसी को आप क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ऑप्शन बी। 139 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में कौन सा ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होता है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग प्रोटीन परिवहन में संलग्न होते हैं, कौन सा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और गोल्जी बॉडी हो जाएगा। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आएंगे और गोल्जी अपरेटस आएगा। तो गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो दोनों मोड शो करता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो निम्नलिखित में कौन सा जीव जो है ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है। तो कौन करेगा ऐसा, तो ये करेगा आपका इग्लिना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इग्लिना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 141 से देखते हैं यहाँ पे 141 का जो मैथ्स का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए 48 किलोमीटर पर आवर। 142 का हो जाएगा ऑप्शन बी 15 साल। 143 का आंसर बी हो जाएगा आपका 1/3। 143 का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में दिक्कत है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो इसको देख लीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा यहाँ पे। ऐसे इंग्लिश में आपका 1/3 आ रहा है, 143 में बी दे रखा ऑप्शन, यहाँ पे बी दे रखा है। अब देखिएगा कौन सा आंसर आ रहा है। ए मैन बोरो, अगर हम इसको देखें सॉल्व करें, ए जो है ए कैन डू ए पीस वर्क इन 20 डे, बी जो है 30 दिन में करेगा और दोनों करता है 6 दिन में। कितना वर्क लेफ्ट करेगा, तो 60 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया। ये 3 करेगा, ये आपका 2 करेगा। 5 दिन, एक दिन में कितना कर रहा है, 5 कर रहा है। 6 दिन में कितना करेगा, 5, 6 दिन में 6 5 30 करेगा। हाउ मच वर्क इज लेफ्ट, कितना वर्क बचा है, तो 1/2 बचा है, हाफ बचा है। देखिए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो ए 20 में किया, 30 में दिया, 60 यहाँ पे टोटल वर्क 60 हो गया आपका। तो 20 या 60, 30 दूनी 60 हो गया, 3 2 5, एक दिन में वो क्या, नहीं, हाँ, एक दिन में वो दोनों का 5 यूनिट काम करेगा और 6 दिन तक कार्य करता है। 6 दिन तक कार्य, 6 5 30 हो गया, यानी आपका यहाँ पे 30 यूनिट काम यहाँ पे हो गया। तो कितना बचता है यहाँ पे, 143 का हाफ काम बचेगा, 1/2 काम बचेगा। तो यहीं इसका आपका 1/2 हो जाएगा। 143 का यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ बी दे रखा है। नेक्स्ट है मैन, यहाँ पे 144 का आंसर क्या है, बी है। 144 का आंसर बी दे रखा है। 145 का आंसर डी है यहाँ पे 146 का जो आंसर है आपका यहाँ पे डी दे रखा है 146 का। 147 का आंसर कौन सा है, 147 का ए हो जाएगा। 148 का सी हो जाएगा। 149 का ए हो जाएगा। 150 का ए हो जाएगा। ठीक, 150 का ए हो जाएगा।
तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक भी क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आपको दिया गया, आप उसको भी जाकर कर सकते हैं। हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए और BPSC 71 के लिए एक जी जान से लगा जाए, प्री और मेंस दोनों के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।